तो जय हिंद दोस्तों, मैं बिक्की वर्मा और आप सभी का स्वागत है हमारे इस आज की क्लास में। आज सेमेस्टर 3 वाले स्टूडेंट के लिए साइकोलॉजी का सब्जेक्ट इमोशनल इंटेलिजेंस लेके आ गया हूं, भावनात्मक बुद्धिमत्ता। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम एक नज़र कंटेंट पे डाल लेते हैं, विषय सूची पे डाल लेते हैं, फिर हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। इसको 4 यूनिटों में डिवाइड किया गया है पूरे सिलेबस को। फर्स्ट यूनिट है फंडामेंटल्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनात्मक बुद्धिमत्ता के मूल सिद्धांत क्या है, कैसे आप भावनात्मक होते हो, किस तरीके से इमोशनल होते हो और सामने वाले के इमोशंस को किस तरीके से समझते हो, इन सभी चीजों के ऊपर हम बात करेंगे। सिग्निफिकेंस क्या है इमोशंस के, मॉडल्स के इमोशनल इंटेलिजेंस के 3 मॉडल्स है, एबिलिटी, ट्रेट एंड मिक्स मॉडल, जिसे हम कहते हैं क्षमता, विशेषता एंड आपका मिश्रित मॉडल। फिर हम पढ़ेंगे कि आपका बिल्डिंग ब्लॉक्स कौन कौन से हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के, किस तरीके से ये वर्क करता है, ये सभी चीजें हम फर्स्ट यूनिट के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। देन यूनिट सेकंड आता है आपका पर्सनल क्वालिफिकेशन, मतलब आपका इकाई सेकंड है व्यक्तिगत योग्यता। अब आपको योग्यता के बारे में पढ़ना है कि सामने वाले को बोलने से पहले उसको ऑब्जर्व कर लो कि उसकी बोलने के लहजा कैसा होने वाला है, किस तरीके से वो बोलने वाला है, आप उसके स्ट्रेंथ को मेजर कर लो। ये सभी प्रॉपर्टीज अगर आपके अंदर होती है तो आप इमोशनली इंटेलिजेंट कहलाओगे, मतलब सामने वाले की बातों को आपने पहले ही जान लिया कि क्या करने वाला है। इमोशन से आप क्या कर सकते हो, एक टीम लीडिंग कर सकते हो, एक आप में लीडरशिप फनल की प्रॉपर्टीज आ जाती है, वो सभी चीजें आपको इसके अंदर मिलती है। देन थर्ड यूनिट होता है सोशल कॉम्पिटेंस, मींस आपका सामाजिक क्षमता। अब सामाजिक क्षमता में क्या आ जाता है आपका, जैसे आपको किसी को अवेयर करना है, सोशल अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना होता है। सामने वाला बंदा आया हुआ है आपके सामने एक इमोशनल कहानी लेके या स्टोरी लेके, जिसके साथ इमोशनल हो रखा है वो। अब उसके टाइम पे वो इमोशंस आपके साथ शेयर कर रहा है, बट आप उसके इमोशंस को इमोशंस नहीं मान रहे, आप उसके सामने हंस रहे हो, ऐसा कुछ रीजन तो नहीं करोगे ना। तो सामने वाले के इमोशंस को आप समझ रहे हो, ये सोशल कॉम्पिटेंस होते हैं, है ना। मतलब ये क्षमता होती है सामाजिक क्षमता, कि आप समाज के अंदर किस तरीके से अपने आप को व्यक्त कर पा रहे हो। जैसे एक टीम लीडर जो होता है वो सभी के इमोशंस को देखते हुए काम करता है कि ये जो मैं कर रहा हूं उससे सभी का फायदा होने वाला और सभी को अच्छा लगेगा, वही वर्क वो टीम लीडर करता है। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कैसे कम्युनिकेट करो इफेक्टिवली, ये सभी चीजें हम इसके अंदर पढ़ेंगे सोशल कॉम्पिटेंस के अंदर। यूनिट 4 आता है इमोशनल इंटेलिजेंस, मेजरमेंट एंड डेवलपमेंट। अब आता है आप क्या कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता को कैसे माप सकते हो और अगर कम लग रहा है तो उसको विकास कैसे कर सकते हो, डेवलप कैसे कर सकते हो। कि आपको बोलने की क्षमता में आपका लग रहा है कि कुछ कभी कभी मैं ऐसे बहक जाता हूं, ऐसे तो मैं बहुत सख्त हूं लेकिन यहां मैं पिघल गया, है ना। तो ऐसी कंडीशन पे आपको क्या करना होता है, उसके अंदर आपका डेवलपमेंट होगा जो आपके बोलने और चलने की क्षमता को, एफिशिएंसी को इंक्रीज करेगा। तो आप मेजरमेंट कैसे कर सकते हो एंड उसकी स्ट्रेटजी बनाओ कि आप डेवलप, इनहेंस कैसे कर सकते हो अपने बोलने की क्षमता या इमोशनल इंटेलिजेंस को, कि सामने वाला अगर इमोशनल है तो हमें उस तरीके से ही अपने आप को व्यक्त करना चाहिए। ये 4 यूनिट में आपका पूरा का पूरा ये सिलेबस कंप्लीट हो रखा है। हम इसी पे बेस आपका पूरे क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो यहाँ पे आपका ये सिलेबस खत्म हो जाता है। देन अब स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहला क्वेश्चन आपका शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट नोट्स के अंदर आते हैं, जो हम देखते हैं किस तरीके से वर्क कर रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। आपके यहाँ पे मैंने कई सारे पार्ट्स दिए, आपको इनमें से कोई 2 पे ही लिखना होगा। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स मैंने यहाँ पे लिए। इंपॉर्टेंस ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस EI पे, एंड भावनात्मक बुद्धिमत्ता EI का महत्व बताना है। सेकंड आपका रोल ऑफ EI, मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस, कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क, सहयोग और टीम वर्क में EI की भूमिका आपकी क्या है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, मतलब कम्युनिकेट आप इफेक्टिवली कैसे कर सकते हो, सामने वाले को ऐसी बातें बोलो कि सामने वाला ये बोले कि क्या बोला है यार बंदे ने, है ना। इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए, प्रभावी संचार होना चाहिए। नेक्स्ट 4th है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन विद हाई इमोशनल इंटेलिजेंस, मतलब उच्च भावनात्मक बुद्धि वाले व्यक्ति की क्या फीचर्स है, क्या लक्षण है, वो कैसे आपको पता लगेगा कि इसकी जो इमोशनल इंटेलिजेंस वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है। 5th आपका सोशल कॉम्पिटेंस एस्पेक्ट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, मतलब भावनात्मक बुद्धि का सामाजिक क्षमता पहलू क्या क्या है। तो फर्स्ट हम देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनात्मक बुद्धिमत्ता का महत्व क्या है। इसके इंट्रोडक्शन को जानते हैं, देन हम बात करेंगे इसके एक एक पॉइंट्स के बारे में। सबसे पहले हम इमोशनल इंटेलिजेंस होता क्या है इसके बारे में अगर जाने तो इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब होता है एबिलिटी टू आइडेंटिफाई, मतलब किसी को आइडेंटिफाई कर लेना, किसी के इमोशंस को अपने इमोशन जैसा समझना, रेगुलेट वन इमोशंस एंड अंडरस्टैंड द इमोशंस ऑफ अदर्स। अब यहाँ पे क्या, सामने वाले की भावनाओं को महसूस कर लिया,
लिया आपने, उसका उपयोग किया, सामने वाले के साथ आपने बातें की, पहचाना, कुछ बातों को वर्णन किया, कुछ सीखा सामने वाले के बातों से। ये सभी चीजें क्या है, यही तो कहलाती है इमोशनल इंटेलिजेंस, मतलब भावनात्मक बुद्धिमत्ता, कि आप वो अंडरस्टैंड कर पाओ और मैनेज कर पाओ ऑन इमोशंस को, सामने वाले के इमोशंस को देखते हुए। ये नहीं कि सामने वाले के इमोशंस को आहत करो, खराब करो, उसे रुला दो और अपने इमोशंस की बस जानकारी आप देते रहो, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी को हम इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। और जब भी आप बातें करो ना, तो आपकी बातें इस तरीके की होनी चाहिए कि सामने वाले को भी अच्छा लगे। तो इसकी वजह से आपके रिलेशंस बिल्ड होते हैं, स्ट्रेस रिड्यूस होता है, और जो भी कॉन्फ्लिक्ट है, दो जनों के बीचों में लड़ाई जो चल रही है, उसमें शांति समझौता हो जाता है और इससे आपके इंप्रूवमेंट बनना स्टार्ट हो जाती है। इसी को हम इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। खुश करना और शांत करना भी शामिल होता है इस इमोशनल इंटेलिजेंस की कंडीशन में, क्योंकि आप अगर अच्छी सी बातें करोगे तो सामने वाला आपकी बातों से हंसेगा, कुछ खतरनाक बातें कर दोगे तो सामने वाला बंदा आपसे दूर भागना स्टार्ट कर देगा। तो यही कहलाता है इमोशनल इंटेलिजेंस का इंट्रोडक्शन। अब पीटर सॉल्वे एंड जॉन मेयर ने 1990 में क्या डेफिनेशन दी है, आइए इस डेफिनेशन को देखते हैं। द एबिलिटी टू मॉनिटर वन ऑन एंड अदर फीलिंग्स एंड इमोशंस, किसी की अपनी और दूसरों की भावनाओं और भावनाओं पर नजर रखने की क्षमता। आप मॉनिटर जो कर रहे हो, आपकी भावनाएं तो चल रही है, आपकी जो बातें हैं, इमोशंस है, वो तो ठीक है, लेकिन सामने वाले के इमोशंस को भी आपको देखना है। जिस टाइम पे आप बातें कर रहे हो, उसकी फीलिंग्स को भी आपको समझना है, इमोशंस को भी आपको समझना है, और उस इमोशन से, उस इंफॉर्मेशन को लेके आपको एक्शन करना है, आपकी बातें उन तक पहुंचानी है उस इमोशन के अकॉर्डिंग। यही कहलाता है आपका इमोशनल इंटेलिजेंस। फिर अकॉर्डिंग टू डैनियल गोलमैन, इन्होंने कहा कि अंडरस्टैंड वन एंड ओन इमोशन, एम्पैथीज विद द इमोशन ऑफ अदर, अपनी भावनाओं को समझना है दूसरों को सहानुभूति देते हुए। मतलब वो आपसे कुछ बातें, इमोशंस को शेयर करने के लिए आया है, तो आपको भी उनकी बातों को समझना है, आफ्टर रिएक्शन करना है उनकी बातों के ऊपर, सिंपैथी दिखाते हुए। डैनियल गोलमैन ने कहा यही होता है इमोशनल इंटेलिजेंस। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सामने वाले के बातों को सुनो मत और वो इमोशनल है और उस टाइम पे आप मजाक जैसी बातें कर रहे हो, तो ये इमोशनली इंटेलिजेंस की कोई फीचर नहीं हुई। इंटेलिजेंस मतलब सामने वाले को देखो, उसके इमोशंस को समझो, और समझ गए अब उस अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लो कि वो कैसा है, उस टाइम पे क्या कर रहा है। दो थिंकरों ने ये बात की। अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंट हो तो आपके इंपॉर्टेंस क्या क्या होंगे। सबसे पहला, आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी रही, मतलब आप एक लीडरशिप, कोई भी कम्युनिकेशन करोगे तो वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा। आप जब बोलोगे तो सामने वाले सुनने के लिए आपसे राजी रहेंगे, अच्छी अच्छी बातें बोली जाएगी। ऐसे पीपल जो होते हैं, ये जब बोल रहे होते हैं तो ये इस तरीके के सोच के बोलते हैं कि सामने वाला मेरी बातों को अच्छी तरीके से समझ रहा है। पीपल हु कैन अंडरस्टैंड एड्रेस द इमोशंस नीड्स ऑफ द अदर, और जो बातें बोल रहा है वो एक इफेक्टिव लीडर्स के टाइप में बोल रहा है कि सामने वाला मेरी बातें सुन रहा है, और सुन रहा है तो वो समझ भी उसको आ रहा है, और जो मैं बातें बोल रहा हूँ उससे उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है। जो एक्टिव कम्युनिकेशन है वो किसी भी काम को करने के लिए उनको प्रोत्साहित करेगा। यही कहलाता है आपका लीडरशिप प्रॉपर्टी। सेकेंड, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप रहेगा। कुछ बातें ऐसी रहनी चाहिए, मजबूत संबंध बनेंगे। आप अच्छी अच्छी बातें बोलोगे तो उसकी वजह से आप सामने वाले की बातों को बोले बिना बोल रहे हो, उनकी बातों को भी समझ रहे हो, तो इसकी वजह से उनकी वाइफ्स आपके साथ मिल जाएगी, और वाइफ्स मिलेगी तो उनके बीच में, आपके बीच में एक फ्रेंडशिप बॉन्ड बन जाएगा, और उस बॉन्ड के बनने से आप उसकी एम्पैथी को समझोगे और वो आपकी बातों को समझेगा। जैसे अभी आपने कमेंट किया वीडियो लेके आओ इस सब्जेक्ट के ऊपर, तो हमने आपके इमोशंस को समझा और आपकी लिए ये वीडियो लेके आ गए, तो इससे हमारे बीच में एक रिलेशनशिप बिल्ड हो गया, आप हमारी फैमिली के मेंबर बन गए। तो यही आपके इमोशनली इंटेलिजेंस की एक इंपॉर्टेंस है। ठीक है, एक एग्जांपल मैंने दिया। थर्ड पॉइंट आता है इसके बाद आपका बिल्ड कॉन्फिडेंस। अगर कोई इमोशनली इंटेलिजेंस बंदा होगा तो ऐसा नहीं है वो नेगेटिव बंदा होगा, उसके अंदर एक आत्मविश्वास निर्माण करने की क्षमता होगी, सक्सेसफुल कन्वर्सेशन करेगा, कुछ भी बातें जब कर रहा होगा ना तो मोर कॉन्फिडेंट बातें कर रहा होगा। मतलब ऐसा नहीं कि आपसे बातें कर रहा है और हिचकिचा रहा है। कोई बंदा इतना कॉन्फिडेंट होके अगर बोल रहा होगा, वो झूठ भी बोल देगा ना, तो सामने वाला बंदा ये सोचेगा कि ये इतना बड़ा झूठ बोल कैसे सकता है, अरे सच ही होगा इसकी बातों में। इमोशनली इंटेलिजेंस जो बंदा होता है वो क्या करता है, इंटेलिजेंस टू अलाउ द मोर कॉन्फिडेंट अबाउट गेटिंग योर पॉइंट एक्सेस। अगर कोई बात हमें कहना है, अधिक आश्रित होने की अनुमति भी दे सकती है। मतलब हमें आत्मविश्वास के साथ कोई भी बातें बोलनी चाहिए, हमारे अंदर आत्मविश्वास की कमी कभी भी नहीं होनी चाहिए। रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट मोर इजीली, संघर्षों को अधिक आसानी
आसानी से हल कर देना। मतलब दो जनों के बीच में लड़ाई चल रही है तो उसके अंदर आग में घी डालने के लिए नहीं आना है आपको वहां पहुंचना है और दो जनों के बीच में जो लड़ाई चल रही है आपको इजीली तरीके से उनको सुलझा देना है। उन दोनों की बातों को आप समझोगे, इमोशंस को समझोगे, जो भी उनमें प्रॉब्लम आई है उन प्रॉब्लम को इजीली तरीके से आप खत्म करोगे ताकि उनके कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाए और कॉन्फ्लिक्ट खत्म होने के बाद वो एक दूसरे को रिलेशनशिप में रख ले और हैंडल हो जाए इजीली। इफ यू कैन अंडरस्टैंड द इमोशन एंड न्यूसेंस ऑफ अ सिचुएशन इंक्लूडिंग विच एक्सटर्नल फैक्टर, उनके इमोशंस को आप समझ गए तो आपको पता चल जाए किस कारण से इनके बीच में लड़ाई हुई है, तो आप उस चीज को हैंडल करोगे और जो भी आगे फ्यूचर में होने वाला है उससे उनको प्रिवेंट कर लोगे, मतलब उससे उन्हें बचा लोगे। तो इससे भविष्य में होने वाली कोई भी रोकथाम है या लड़ाई होने वाली है वो भी आपकी बच जाएगी। फिफ्थ है इंप्रूविंग अ वर्क एनवायरनमेंट, मतलब एनवायरनमेंट अच्छा होगा कार्यस्थल में, या सिंपल सी बात कही जाए कि आपके आसपास का एरिया अगर अच्छा होगा, आपका संगतकार अगर अच्छा है तो आप इफेक्टिवली वर्क कर पाओगे, कम्युनिकेट इजीली कर पाओगे। तो उस टाइम पे आप इजीली तरीके से कोई भी डिसीजन लेने के लिए एक्टिव रहोगे। जो पॉजिटिव एनवायरनमेंट है उस एनवायरनमेंट की वजह से आप अच्छे तरीके से काम भी कर पा रहे हो, उसकी वजह से आपका माइंड स्ट्रेस से कम है। जिस टाइम पे आपके माइंड के अंदर स्ट्रेस नहीं है तो आप नए आइडियाज के ऊपर भी वर्क कर पा रहे हो और वो नए आइडियाज आपके वर्क को इंप्रूव करने में काम कर रहे हैं। तो इससे आप इमोशनली इंटेलिजेंट और ज्यादा हो जाते हो जब इन्वायरमेंट इको फ्रेंडली हो जाए। तो इससे आप नई नई चीजों के बारे में भी सोच पाते हो, इनोवेट कर पाते हो और भविष्य में कोई नई चीज जो मिलती है वो इसी का रीजन बनता है जब आप बहुत अच्छे तरीके से काम कर पाते। देन सिक्स्थ पॉइंट आता है आपका मैनेज द टाइम इफेक्टिवली, मतलब समय को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करना, समय को बेकार नहीं करना। टाइम इज मनी। कोई एक प्रोजेक्ट लो, अगर टाइम पे आप कर देते हो ना तो आपको दिल से इतनी ज्यादा खुशी होगी, इतनी ज्यादा खुशी होगी जितनी खुशी आपको कोई और काम करने में नहीं मिलती होगी। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी बात होती है। एग्जांपल मैंने इस प्रोजेक्ट का ही दिया जिससे आप मोटिवेट भी होगे अगर ये काम टाइमली कर लेते हो तो। सेवेंथ पॉइंट है आपका पीपल विद गुड इमोशनल इंटेलिजेंस हैव अ हैप्पी लाइफ स्टाइल, मतलब अच्छी इमोशनल इंटेलिजेंस अगर होगी तो आप खुश से हाली जीवन जियोगे और हमेशा खुश रहोगे, मजा आता रहेगा आपको। एट्थ है आपका योर फाइनेंशियल कंडीशन ऑल्सो रिमेन्स गुड ड्यू टू एक्सीलेंट इमोशनल इंटेलिजेंस स्किल। अगर आप बहुत अच्छा इमोशनल इंटेलिजेंस रहोगे, खुश रहोगे तो उस टाइम पे आपकी वित्तीय स्थिति भी अच्छी रहेगी, काम में आपका मन लगेगा। तो आप काम में मन लग रहा है तो उसका आउटपुट तो आपको दिखेगा ही दिखेगा। इन द लास्ट में कंक्लूजन कह सकते हो, आप निष्कर्ष कह सकते हो कि आप अगर इन पॉइंट्स का एप्लीकेशन का यूज करते हो तो इससे आपके स्किल्स जो होंगे वो डेवलप होंगे, सामने वाले के इमोशंस को इजीली तरीके से आप अंडरस्टैंड कर पाओगे, उनके हैबिट्स को इंक्रीज कर पाओगे, आप इफेक्टिवली किसी से कम्युनिकेट कर पाओगे। सभी चीजों के होने की वजह से आप इमोशनली इंटेलिजेंट हो पाओगे और जो सफल जीवन है वो अपना जी पाओगे। तो यहीं पे आपका ये जो क्वेश्चन होता है शॉर्ट नोट का फर्स्ट पार्ट खत्म हो जाता है। नेक्स्ट है आपका रोल ऑफ EI मींस इमोशनल इंटेलिजेंस इन कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क। सहयोग और टीम वर्क में भावनात्मक बुद्धिमत्ता की भूमिका क्या क्या है, आइए इसके बारे में हम पूरा इंट्रोडक्शन से लेके अंत तक बातें करते हैं। अब इंट्रोडक्शन में आपने इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में इससे पहले भी पढ़ा। क्या होता है इमोशनल इंटेलिजेंस? इज एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड एक्सेप्ट योर इमोशंस। भावनात्मक बुद्धिमत्ता का मतलब ही होता है भावनाओं को पहचानो और उसको स्वीकार कर लो, और सामने वाले की भावनाओं को अगर आपने स्वीकार कर लिया है तो उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लो। यही चीज कहलाता है टीम वर्क में। उसकी कमजोरी को पहचान लो, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसके भावनाओं में स्ट्रेंथ क्या है, उस चीजों को उसके बारे में पहचान लो, उसके लिए पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर दो, सहानुभूति दिखाओ और इससे उसके लिए एक प्रेरणा बनाओ, इंस्पायर करो उसे ताकि वो बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर पाए। यही एक टीम वर्कर, एक टीम लीडर का काम होना चाहिए कि सामने जो वर्कर है उसको टीम लीड करे और एक नए काम के लिए उसे इंस्पायर करे, और इससे के कारण उनके बीच में एक बहुत खतरनाक वाला एक रिलेशनशिप बन जाएगा जिससे वो बंदा आपको छोड़ने से डरेगा कि ना इसने मेरी जिंदगी बनाई है भैया, इसको छोड़ के तो कहीं नहीं जाने वाला मैं। तो ये आपका परिचय कहलाता है। देन इसके बाद एक छोटी सी लाइन आई है, अगर आप कुछ न्यू चीज सीखने की क्षमता रखते हो, इफिशियंसी रखते हो, तो आपका माइंड जो होगा एलोबरेट करेगा, माइंड जो खुलेगा एक खुले पाथवे में काम करेगा और उसके कारण से कनेक्शन बनेगा और उस कनेक्शन से आपका इमोशनल इंटेलिजेंस जो होगे ना वो अपने आप से इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी और बहुत अच्छी अच्छी चीजें जो होगी उनके बारे में आप सोचना स्टार्ट कर दोगे। तो इससे क्या होगा, अगर आप सोचोगे, थिंकिंग करोगे तो एक लीडर टीम के वर्कर के अकॉर्डिंग सोच पाएगा, उनके इमोशंस के अकॉर्डिंग वर्क कर पाएगा। तो इससे क्या होगा, जो वर्कर्स होंगे वो भावुक हो जाएंगे और सोचेंगे कि हाँ मेरा जो लीडर है, टीम वर्कर जो है वो मेरी भावनाओं के बारे में भी सोचता है। ऐसा नहीं कि
उनको आघात करते जाओ और सोचो ही मत उनके बारे में, तो ये सोचेंगे कि हम तो अपनी टीम से बाहर है, मतलब हम तो टीम के मेंबर ही नहीं है। ऐसा उन्हें कभी नहीं लगना चाहिए। और यही चीज है कि जो इमोशनल इंटेलिजेंस की एक ब्यूटी है, मतलब एक सुंदरता है, वो क्या है कि आप दूसरों की भावनाओं को समझ के अपनी भावनाओं को उनको व्यक्त कर देते हो। मतलब भावनात्मक बुद्धिमत्ता का मतलब सुंदरता ही है कि अपनी भावना और दूसरे की भावनाओं से निपटने के तरीके को बेहतर बनाने में सहायता करती है। अपने आप की भावनाओं को तो समझते हो, दूसरे की भावनाओं को भी समझ के कोडिंग उनके लिए एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर देते हो, तो इससे उन्हें बहुत अच्छा लगता है और खुशी होती है कि मेरे बारे में कोई तो सोचता है। तो इसके बाद आपका क्या आता है, इंपॉर्टेंस रोल क्या है कि रोल ऑफ द इमोशनल इंटेलिजेंस कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क के अंदर, टीम वर्क में जो है सहयोग जो है उसमें भावनात्मक बुद्धिमत्ता की क्या भूमिका, किस तरीके से भूमिका ये बनाती है। तो टीम वर्क का मतलब ये होता है कि एक टीम के अंदर जितने भी मेंबर्स होते हैं सबका एक ही गोल होता है, एक ही टास्क होता है कि इस चीज को मुझे अचीव करना है। जैसे अभी आपका वर्ल्ड कप हुआ तो सभी का मोटिव क्या था कि मुझे ये वर्ल्ड कप अपने पास लेके आना। सभी का एक ही गोल रहता है, उस गोल को बस अचीव करना होता है, इसी को कहते हैं हम टीम वर्क। अब इसमें क्या होता है, जो पीपल इन्वॉल्व है उन टीम वर्कर के अंदर वो एक दूसरे पे निर्भर भी रहते हैं, डिपेंडेंट रहते हैं। ये चीज नहीं कि वो टीम से अलग है, सब के सब एक दूसरे के साथ रहते हैं और सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं और सब एक दूसरे के इमोशंस को समझते भी है, तभी एक टीम जो है वर्क कर पाती है, अदरवाइज टीम जो है वो वर्क नहीं करेगी। अब क्या है, एक टीम लीडर के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए टीम वर्क को चलाने के लिए, उस चीज को देखो। बिफोर लीडिंग अ टीम, मतलब टीम को लीड करने से पहले आपको उनके इमोशंस को मैनेज करना आना चाहिए, उनके लिए एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए। टीम का नेतृत्व करने से पहले आपको उनके इमोशन, भावनात्मक जो है बुद्धिमत्ता, उनके बारे में पता होना चाहिए। उनके लिए क्या क्या सकारात्मक चीजें हैं वो आपको पता होनी चाहिए, रचनात्मक क्या क्या चीजें हैं वो सभी चीजें उनके बारे में, उनकी अच्छाइयां बुराइयां सब कुछ आपको पता होनी चाहिए, तभी एक बेस्ट टीम वर्क कर पाती है। सेकेंड है, यू विल नीड टू प्रोवाइड सपोर्ट टू द टीम, मतलब आपको क्या करना चाहिए कि उनके लिए जो वर्क कर रहे हैं, किसी काम के लिए वो जा रहे हैं, तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि उनको सहायता की तो जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी चीज की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, वो सभी चीजें उनको पहले से ही प्रोवाइड कर देना चाहिए। थर्ड पॉइंट है, यू नीड टू क्रिएट द साइकोलॉजिकल, मतलब आपको एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा जहां पे वो प्रश्न क्वेश्चंस पूछ सके, अपनी बातों को इन्वॉल्व कर सके, अपनी बातों को शेयर कर सके, जिससे उन्हें भी अच्छा लगे कि हाँ मेरी बातें सब तक पहुंचाई जा रही है, उन्हें भी अच्छा लगे और आपको भी अच्छा लगे। एंड फिर फोर्थ पॉइंट क्या है आपका, यू विल हैव टू डील द टीम मेंबर्स, मतलब आपको टीम मेंबर के साथ क्या करना चाहिए, बातें करनी चाहिए, समझना चाहिए, उनके लाइफ स्टाइल को समझो, वो क्या करना चाह रहे हैं, किस तरीके से उनके इंटरेस्ट है, वो सभी चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। एक टीम लीडर की क्वालिटी है ये, याद रखना। अब इमोशनल इंटेलिजेंस के 4 पिलर्स है, वो 4 पिलर्स क्या है, जैसे सेल्फ है और सोशल। सेल्फ के अंदर आ जाता है आपका सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ मैनेजमेंट, सोशल के अंदर आ जाता है आपका सोशल अवेयरनेस एंड सोशल स्किल के ऊपर बात करते हैं। क्या बोला जाता है यहाँ पे, हु आई एम, मैं कौन हूँ, और यहाँ से पूछा जाता है व्हाट आई डू, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ। ये दोनों ही पॉइंट अगर आप जान गए तो इमोशनली इंटेलिजेंट बन जाओगे। इन चारों पॉइंटों के बारे में अब हम एक एक करके जानते हैं क्या है ये चारों पॉइंट। सबसे पहला आता है सेल्फ अवेयरनेस, मतलब आपको अपने आप से आत्म जागरूक होना है, मतलब अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है, जिससे आप कोई भी चीजें अच्छे तरीके से कर पाओ और सामने वाले की भावना को अच्छी तरीके से समझ पाओ और उसके अकॉर्डिंग उनके लिए एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाओ और उनको सिंपैथी दे पाओ। तो इसलिए क्या किया गया, यह आपकी भावनाओं को समझने की क्षमता होती है। सामने वाले की भावनाओं को समझो, अपनी भावनाओं को समझ के उसके अकॉर्डिंग चलना स्टार्ट कर दो। चिंता करना बंद कर दो, जितना ज्यादा चिंता करोगे आप अपने माइंड के अंदर स्ट्रेस को इंक्रीज करते जाओगे। दूसरों के बारे में सोचना, उसके बारे में चुगली करना, उसके बारे में बोलना, ये सभी चीजें आप छोड़ दोगे ना, आप अपने बारे में सोचना स्टार्ट कर दोगे। कि सेल्फ अवेयरनेस का मतलब ही होता है दूसरे के बारे में मत सोचो, वो आपके बारे में क्या कहता है, अगर वो भी आप ही सोचोगे तो वो क्या सोचेगा या वो क्या बोलेगा, बोल लेने दो ना। अपनी वीकनेस, अपनी हार्डनेस, अपनी स्ट्रांगनेस पे काम करो, यही सेल्फ अवेयरनेस होना चाहिए। अपनी भावना के बारे में समझो और दूसरों को नहीं। तो इसे हम सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता कहते हैं। सेकंड आता है सेल्फ मैनेजमेंट, आत्म प्रबंधन, मतलब अब मैनेजमेंट करना है, अपने अंदर की मैनेजमेंट, इमोशंस को मैनेज करना है, फोकस करना है। अब एक गोल आपने डिसाइड कर लिया, लाइक आपने एक एम डिसाइड कर लिया कि मुझे ये आज खत्म करना है, उस अकॉर्डिंग अपने काम को, मतलब भावनात्मकता को समझा आपने और उस तरीके से आपने अपने आप को हैंडल किया और हैंडल करके काम करना आपने स्टार्ट कर दिया। उस गोल को जब तक आपने अचीव नहीं किया, जब तक आप उसके पीछे पड़े रहे। कोई भी न्यू सिचुएशन क्रिएट हुई है, उसके अकॉर्डिंग आप काम करो, अराइज हुआ है, अवॉइड करो डिस्ट्रैक्शन, जो भी भटकाने की चीजें हैं उन सभी चीजों से दूर रहो। तो आप अपने अंदर मैनेजमेंट को बिल्कुल
बिल्कुल अच्छे तरीके से काम करवा पाओगे, प्रबंधन को काम करवा पाओगे। डिस्ट्रैक्शन अभी का क्या क्या है, सोशल मीडिया। हर चीज के दो पहलू होती है, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट, एक नेगेटिव इम्पैक्ट। तो नेगेटिव वाले के पीछे जाओगे तो वो डिस्ट्रैक्शन बन जाएगा, पॉजिटिव वाले के पीछे जाओगे तो वो आपके लिए हेल्पफुल बन जाएगा। तो आप क्या करते हो क्या नहीं वो आप जानोगे। देन आपका आ जाता है थर्ड पॉइंट आपका सोशल अवेयरनेस, मतलब आपको सोशली अब अवेयर करना है। लाइक मैंने क्या कहा, कोयला पेट्रोलियम जलाने की वजह से धुआं बहुत ज्यादा उत्पन्न होता है, उसकी वजह से इन्वायरमेंट जो है उसके अंदर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है। तो आपने क्या किया, उस पॉल्यूशन के बारे में आपने देखा और उसके बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए आप गए। आपने क्या किया कि जो इन्वायरमेंट था उसके इमोशंस को आपने जाना और उस इमोशंस को लोगों के साथ शेयर कर दिया आपने। इसी को कहा जाता है सोशल अवेयरनेस। मतलब इट इज एबिलिटी टू कनेक्ट विद अदर एंड अंडरस्टैंड देयर फीलिंग्स, मतलब दूसरे के साथ कनेक्ट हो, उसकी फीलिंग्स को जानो और उसकी फीलिंग्स को अगर आपने जान ली तो उसकी फीलिंग्स को जान के उसके अकॉर्डिंग काम करो, जिससे उसे अच्छा महसूस हो। जुड़ जाओ और भावनाओं और चिंताओं के प्रति सहानुभूति दिखाओ कि भैया तुम इस तरीके से जूझ रहे हो, कोई बात नहीं, मैं आपको इस तरीके से आपको प्रोवाइड करता हूँ, जिससे एक आपके बीच में एक फ्रेंडशिप रिलेशनशिप भी बन जाएगा और उसकी फीलिंग्स को आप समझ भी पाओगे। तो ये सभी चीजें आपके अंदर होनी चाहिए, सामाजिक जागरूकता भी होनी चाहिए। सोशल स्किल के बारे में हम बात करें तो सामाजिक कौशल के बारे में, तो यह दूसरों को प्रभावित करने की और प्रेरित करने की क्षमता होती है। इतना ज्यादा मोटिवेशन सामने वाले को कर दो कि आज ही वो पानी में आग लगा दे। तो सोशल स्किल का मतलब यही होता है कि दूसरों को प्रेरित करो, कॉन्फिडेंस उनके अंदर बिल्डअप करो कि ये एक्सपेरिमेंट, ये चीज आप कर सकते हो। तो ये प्रॉपर्टी आपके अंदर होनी चाहिए, तभी एक टीम लीडर जो है वर्कर को मोटिवेट कर पाएगा और वो अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे। तो एक्सपेरिमेंट करने देना चाहिए, सोशल स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए। इन द लास्ट में आप कंक्लूजन कह सकते हो, द रोल ऑफ द इमोशनल इंटेलिजेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क। मतलब सहयोग और टीम वर्क में भावनात्मक बुद्धिमत्ता की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आपकी भावनात्मक बुद्धिमत्ता नहीं रही, ये सोशल अवेयरनेस हो गया, सोशल स्किल हो गया, आपका सेल्फ मोटिवेशन जो हो गया, ये अगर पॉइंट नहीं रहे तो आप इनके बगैर क्या कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। आपके अंदर ही मोटिवेशन नहीं रहेगा, आप अपने आप ही अपने सेल्फ मोटिवेट ही नहीं रहोगे तो दूसरों को कैसे मोटिवेट कर पाओगे, नहीं कर पाओगे ना। तो उसके लिए मोटिवेट करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, इन सभी पॉइंटों का यूज करना चाहिए और यूज करने के साथ एक इन्वायरमेंट को क्रिएट कर देना चाहिए। और इससे क्या होगा, इससे उत्पन्न होने वाली संगठनीय साझेदारी और सहयोग वातावरण का निर्माण होगा। और ये वातावरण अगर बनेगा तो टीम जो है वो अच्छे तरीके से वर्क करेगी, इंस्पायर्ड होगी और एक्सीलेंस वर्क होगा, तो आपका आउटपुट भी बहुत अच्छा आने लग जाएगा। एंड लास्ट में कह सकते हो, इन सभी पहलुओं से साफ होता है कि सहयोग और टीम वर्क से भावनात्मक बुद्धिमत्ता का महत्वपूर्ण स्थान है और यह एक सफल और समृद्धिपूर्ण टीम की नींव हो सकती है। अगर भावनात्मक बुद्धिमत्ता के इन चारों पॉइंटों को आप अच्छे तरीके से वर्क करते हो तो एक अच्छा टीम जो है वो आप एक बिल्डअप कर पाओगे और वो आपकी टीम जो होगी वो लाखों में एक टीम बन के आपको दिखा देगी। यही आपका कंक्लूजन और यहीं पे ये पॉइंट आपका फिनिश। नेक्स्ट है आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन, मतलब प्रभावी संचार। अब आपको बातें करनी है बट बात ऐसी होनी चाहिए जो सामने वाले को इफेक्ट कर दे। इसके क्या रीजंस है, किस तरीके से आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर सकते हो, आइए इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, फिर हम एक एक करके जानते हैं कि कैसे हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर सकते हैं। कम्युनिकेशन का मतलब ही होता है द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग द इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर पीपल। दो या दो से ज्यादा पीपल के बीच में इंफॉर्मेशन का लेन देन ही कहलाता है कम्युनिकेशन। अब ये इंफॉर्मेशन जो एक्सचेंज हो रहे हैं उनमें क्या क्या हो सकती है, दो जनों के बीच में एक्सचेंज कर सकते हो आइडियाज का, मतलब उन दोनों के बीच में कुछ आइडिया है उनको एक्सचेंज कर सकते हो, थॉट को, ओपिनियन को, उनके नॉलेज को एक दूसरे के बीच में चेंज किया जा रहा है। तो ये जो चीजें होती है, वो जो बातें हो रही है उन दोनों के बीच में, उन बातों के अंडरस्टैंड होना, उन बातों के थ्रू जो डेटा का एक्सचेंज हो रहा है उसकी वजह से जो बातें हो रही है, वो मैसेज जो रिसीव किया जा रहा है वो अंडरस्टैंड होना चाहिए क्लियरली और पर्पस होना चाहिए कि सामने वाला मेरी बातें समझ भी पा रहा है। ऐसी नहीं मैं बोले जा रहा हूँ और सामने वाले को बात मेरी समझ ही नहीं आ रही, वो कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं हो सकता, वो तो कम्युनिकेशन ही नहीं कहलाएगा, वो तो कहलाएगा खुद बोलो और खुद ही समझो। तो ये दो तरफा जो होता है आपका कम्युनिकेशन, हम यह मान के चलते हैं कि वह व्यक्ति आपकी बात को समझ रहा है और अच्छी तरीके से समझ रहा है और उसे अपने लिए इंप्लीमेंट कर रहा है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। फिर इसके बाद क्या होता है कि जो कम्युनिकेशन होता है वो हेल्प करता है वो किसी भी चीज को क्लियर करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए और दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए, मतलब संबंध का निर्माण करने के लिए हमारे लिए कम्युनिकेशन काम करता है। क्योंकि हम अगर जितनी अच्छी तरीके से बात करेंगे, जितने अच्छे तरीके से लोगों के साथ मिलकर रहेंगे, उनके बीच में रिलेशनशिप जो होगा बहुत अच्छे बनते जाएंगे। इसीलिए कहा जाता है, एक लाइन बोला गया है कि कम्युनिकेशन इज अ क्रिएशन ऑफ अ सोशल रिलेशनशिप
रिलेशनशिप थ्रू अ मैसेज, संचार संदेशों के माध्यम से सामाजिक अंतर संबंध बनाना जानता है, इसी के थ्रू आपका संचार होता है। तो ये आपका कम्युनिकेशन, आपने समझ लिया कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता क्या। देन इफेक्टिव कम्युनिकेशन के हम पार्ट पढ़ते हैं कि कैसे हम कम्युनिकेशन को इफेक्टिव अपने बना सकते हैं, कैसे सामने वाले को ये इफेक्ट कर सकता है। तो आइए इफेक्टिव कम्युनिकेशन के प्रभावी संचार के हम कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं, जिसमें देखते हैं कि जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है वो म्यूचुअली एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडिया एंड फीलिंग्स होती है। अपनी भावना, अपने बातों को, सभी चीजों को एक्सचेंज करना दूसरे के साथ, और उस इंफॉर्मेशन का यूज करके वो हमारे इमोशंस को समझ सके, हमारी भावनात्मक बुद्धिमत्ता को वो समझ सके। इसी को तो कहा जाता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। सबसे पहला क्या है पॉइंट, ऑब्जर्वेशन, मतलब अवलोकन करना। सामने वाले को ऑब्जर्व कर लो कि उसकी स्किल्स क्या है, उसके नॉलेज क्या है, इन्फॉर्मेशन क्या है। तो अधिक से अधिक ज्ञान और जानकारी प्राप्त करने के लिए व्यक्ति के पास तीव्र अवलोकन कौशल होना चाहिए। सामने वाले को जज कर लो, आपके सामने बैठा हुआ है उसी टाइम पे, कि ये क्या बोलने वाला है, किस तरीके से इसके हाव भाव लग रहे हैं, ये मेरे से पैसे तो नहीं मांगने वाला है। इस तरीके से ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्वेशन करने की पावर होनी चाहिए आप में, अवलोकन करने की। क्लियरिटी एंड कंसाइनेंस, स्पष्टता और संक्षिप्तता, दोनों चीज आप में होनी चाहिए। मतलब जो कि चीज कही जा रही है वो बिल्कुल सिंपल हो, समझ आ जाए सामने वाले को, और बिल्कुल शॉर्ट स्टोरी में बताई जाए। ऐसा नहीं कि बातों को घुमा फिरा के आप बता रहे हो, बहुत लंबी स्टोरी करके बता रहे हो, सामने वाले को समझ भी नहीं आ रहा है, ऐसी स्टोरी बता रहे हो। नहीं, जो भी मैसेज बता रहे हो वो सिंपल वर्ड में लिखा होना चाहिए और बहुत ही प्रिसाइज वर्ड में होना चाहिए, क्लियरली होना चाहिए, ताकि सामने वाला उससे इफेक्टिव हो जाए। बहुत आराम से बोलो, अच्छे तरीके से बोलो कि सामने वाला खुश हो जाए। फिर लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, मतलब सबसे पहले सुनना और समझना। जो सामने वाले ने बोला उससे पहले, सबसे पहले व्यक्ति ने जो भी बोला है उससे पहले सुनो, फिर थिंकिंग करो कि सामने वाले ने जो बोला है उसके लिए हमें क्या ओपिनियन अपना देना चाहिए, क्या उसके प्रति हमें अपना रिएक्शन देना चाहिए, और फिर उसके बाद आप उसको अंडरस्टैंड करने के बाद उसके लिए अपना मैसेज जो है, अपनी बातें जो है उसके लिए बोलो। तो ये कहलाएगा आपके लिए एक गुड लिसनिंग, मतलब एक गुड लिसनर और एक गुड अंडरस्टैंडेबल बंदा कहलाओगे आप। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है, अपनी इमोशंस के साथ साथ सामने वाले के इमोशंस को भी समझना और उसके लिए जो वर्क है वो करना, यही भावनात्मक बुद्धिमत्ता कहलाता है। तो एक व्यक्ति की भावनात्मक रूप से जागरूक होना चाहिए और अंदर से दूसरे को प्रभावित करने की क्षमता होनी चाहिए। जो भी बोलो वो सामने वाला उससे प्रभावित हो जाए कि हाँ ये बंदा मेरे लिए ही बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। नेक्स्ट आता है सेल्फ एफिकेसी, मीन्स इसका मतलब होता है विनम्रता से। मतलब कोई भी बातें जो है उसको बिल्कुल आराम से, सुजनक समझो, विचार करो, आफ्टर ही आप कुछ ना कुछ अपना ओपिनियन दो। तो कॉन्फिडेंस के साथ बोलो, एबिलिटी टू अचीव द कम्युनिकेशन ऑब्जेक्ट से, मतलब कॉन्फिडेंस के साथ आपको बोलना है, और एबिलिटी टू अचीव द कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव्स, मतलब आपको क्या करना है, आत्म प्रभावकारिता। मतलब इसमें क्या होता है, जो संचार है उसका उद्देश्य इतना सा होता है कि जो सामने वाले की क्षमता है उसको पहचान लो और अपनी बातों से उसको विश्वास दिला दो कि हाँ मैं जो बोल रहा हूँ बहुत अच्छी तरीके से आपके लिए लाभदायक, हेल्पफुल है। नेक्स्ट है आपका कॉन्फिडेंस, मतलब आत्मविश्वास। जो भी बातें बोलो वो आत्मविश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ बोलना चाहिए, हर स्किल और कम्युनिकेशन के साथ बोलना चाहिए ताकि सामने वाले को वो मीनिंगफुल लगे। रिस्पेक्ट आता है, सम्मान आता है, जो भी बातें बोली जाए वो रिस्पेक्टफुल होनी चाहिए। सामने वाले को ऐसा लगना चाहिए कि ये मेरा रिस्पेक्ट करते हुए ये कोई भी कम्युनिकेशन कर रहा है, तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा, वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन का एक पार्ट बन जाता है। फिर आ जाता है नेक्स्ट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, मतलब गैर मौखिक संचार। मतलब अब जो है बातें बोली नहीं जा रही, उनके फेशियल एक्सप्रेशन, उनके बॉडी लैंग्वेज, उनके थ्रू आप समझ जाओ कि इसका कहना क्या होगा, आई कॉन्टेक्ट कैसा है ना। तो जो बातें ना बोल के भी बोल दी जाए वो कहलाता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, मतलब गैर मौखिक संचार, बोले बिना बातें बोल जाओ। चूजिंग द राइट मीडियम, मतलब अब आपको क्या करना है, सही माध्यम का चयन करना है। संचार के लिए सही माध्यम का चुनाव भी एक कौशल है कि आप जब बातें कर रहे हो वो किस तरीके से कर रहे हो, कौन सा माध्यम आपने चुना है, कि मीडियम जो है वो सिचुएशन कैसी है, वो सिचुएशन को चुनना, यही चीज कहलाती है आपकी मीडियम। देन आता है प्रोवाइडिंग फीडबैक, मतलब आपको क्या करना है, फीडबैक प्रदान करना है। सारी बातें हो गई, सब कुछ हो गई, उसके अकॉर्डिंग आपको ये सामने वाले से पूछना चाहिए कि जो मैंने आपकी बातें बोली है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया है, वो आपको कैसा लगा, ये कम्युनिकेशन कैसा लगा, ये टू वे कम्युनिकेशन को फीडबैक देगा। होता है ना, आप कभी भी किसी भी कस्टमर केयर से बात करोगे तो बात करने के बाद वो आपका रिजॉल्व कर देते हैं सॉल्यूशन को, तो बोलते हैं आपके पास एक रेटिंग स्टार आएगा, मैंने किस तरीके से आपकी हेल्प की है उस पर जरूर रेट करना। तो बोला जाता है, तो वो फीडबैक से क्या पता चलता है कि बातें जो कम्युनिकेशन हुआ वो किस तरीके की हुई है, सभी को पता चल सके, यही फीडबैक का फायदा होता है। अब ये कम्युनिकेशन के ये तो पढ़ लिए, अब कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो इसके रूल्स भी है। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्या है आपका 7 C's इफेक्टिव कम्युनिकेशन के रूल्स होते हैं, मतलब सी के 7 रूल्स है प्रभावी संचार के। आइए देखते हैं कौन कौन से। सबसे पहली बात होती है क्लियरली बोल। फिर हेरा फेरी किसने नहीं देखा, खुद क्लियर नहीं बोल रहा लेकिन सामने वाले को क्लियर बोलने के लिए बोल रहा है। तो जो भी आप कम्युनिकेशन करो वो कम्युनिकेशन आपकी क्लियर होनी चाहिए। जो भी बातें बोलो वो फैक्ट के साथ बोलना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। कोई भी बात बोलो वो विनम्रता पूर्वक बोलना चाहिए, रिस्पेक्ट के साथ बोलना चाहिए, कोर्टेसी। एंड जो भी बात बोलो वो कॉन्क्रीटनेस होना चाहिए, मतलब स्पेसिफिक होनी चाहिए। जो भी बात बोलो वो कंप्लीट होनी चाहिए, वो अधूरी बातें मत बोल दो, कंप्लीट। जो भी बात बोलो वो आपकी पॉइंट टू पॉइंट बोलनी चाहिए, कंसाइनेस होनी चाहिए। और जो भी बात बोलो वो कंसीडरेशन के साथ बोलो, अबाउट पीपल, पीपल के बारे में बोलो। ये 7 रूल्स अगर आपने कम्युनिकेशन के अंदर यूज किए, समझ लो आपकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो गई। सामने वाला आपके जो बोली है ना उससे इंप्रेस हो जाएगा और बोलेगा क्या बंदे ने बोला है यार, दिल खुश कर दिया है ना। इसी के साथ क्या हो जाता है, लास्ट में आपका कंक्लूजन आ जाता है कि जो प्रभावी संचार होते हैं वो आपके ज्ञान, बातें, सभी चीजों का, डेटा का, इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान चलता है। इसकी वजह से आपकी कम्युनिकेशन स्किल बढ़ती है। जो भी चीजें होती है वो क्लियरली बोला जाता है। और कम्युनिकेशन जब दोनों के बीच में होती है तो वो एक दूसरे की फीलिंग्स को भी समझ पाते हैं, और जब समझेंगे तो कम्युनिकेशन अपने आप से इफेक्टिव हो जाएगा। यहीं पे ये क्वेश्चन खत्म। चलते हैं हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन विद अ हाई इमोशनल इंटेलिजेंस। उच्च भावनात्मक बुद्धि वाले व्यक्ति की विशेषता क्या है, मतलब ज्यादा इमोशनल इंटेलिजेंस हो जाए आपके अंदर तो उसकी क्या क्या विशेषताएं होगी, कैसी कैसी प्रॉपर्टी, कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी आपके अंदर दिखेगी, उन सभी चीजों के बारे में हमें पूरे स्टार्टिंग से लेके अंत तक बताना है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं परिचय की, आफ्टर हम क्वेश्चन के एक एक पॉइंट को हम जानेंगे। अब हमें पता है कि इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है जब दो लोग बात कर रहे हो तो सामने वाले दोनों के बीच में कन्वर्सेशन होगा, डेटा का आदान प्रदान होगा, इसकी वजह से एक जना दूसरे की बिहेवियर को जान सकेगा। इसी को इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। अब सामने आप बैठोगे तो सामने वाले के साथ आपने बातचीत की तो आप उसके बिहेवियर, थिंकिंग प्रोसेस, किस तरीके का वो बंदा है, उसके बारे में आप इजीली जान सकते हो। यहाँ पे यही चीज आता है, इमोशनल इंटेलिजेंस कैन रिकॉग्नाइज देयर ओन एंड अदर इमोशंस। अपने के साथ साथ दूसरे की भी इमोशंस की को कदर करनी चाहिए, और जो जानकारी आपको मिलेगी उसके साथ साथ आप उनके बिहेवियर को भी जान सकोगे। फिर हम कहते हैं कि ये जब आप इमोशनली इंटेलिजेंट हो जाते हो ना तो किस टाइम पे आपको किस तरीके का आपके इमोशंस को दिखाना है ये भी आप अपने आप कंट्रोल कर पाते हो। तो इमोशनल इंटेलिजेंस आर गुड एट कंट्रोल देयर इमोशंस। आप अपनी भावनाओं को भी नियंत्रित कर पाते हो। फिर क्या होता है, दूसरे वर्ड में कहा जाए तो आप सिंपैथी भी दिखा पाते हो। सिंपैथी मतलब क्या है कि आप सहानुभूति भी दिखा पाते हो कि सामने वाला अगर इमोशनली हो रहा है तो आप उनके अकॉर्डिंग अपना इन्वायरमेंट जो होता है वो सेट कर लेते हो। तो एम्पैथी भी जो होती है वो दिखाते हो, सामने वाले को अवेयर भी करते हो, सोशली अवेयर भी करते हो, सामाजिक रूप से जागरूक भी करते हो। तो ये सभी चीजें जो है, और इन सभी चीजों की वजह से सामने वाले को लगता है कि ये मेरे ही अकॉर्डिंग है और मेरी वाइब इससे मिल रही है, तो दोनों के बीच में एक रिलेशन भी बन जाता है, रिश्ते बन जाते हैं, और रिश्ते जो होते हैं वो निभाए जाते हैं। तो इस तरीके से आपका इमोशनली इंटेलिजेंट का ये इंट्रोडक्शन हो गया। देन हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन विद हाई इमोशनल इंटेलिजेंस। जब आपके पास बहुत ज्यादा इमोशनल इंटेलिजेंट हो जाओ आप, तो उस टाइम पे आपके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होगी। सबसे पहली तो सामने वाले के बिहेवियर को आप बड़ी तेजी से जान जाओगे। तो इमोशनल इंटेलिजेंस में क्या होती है, जब दो चीजों में बात कर रहे होते हैं तो वो उनके बीच में पर्सनैलिटी की बात आ जाए, थिंकिंग की आ जाए, सोशल लाइफ की आ जाए, तो इनके बारे में आप बहुत इजीली तरीके से जान पाते हो, व्यक्तिगत और विचारशीलता के बारे में। इसमें कुछ पॉइंट्स है आपके सेल्फ अवेयरनेस, इसके बारे में आप पीछे भी पढ़ चुके हो। एम्पैथी, मोटिवेशन, सेल्फ रेगुलेशन एंड सोशल स्किल, ये 5 पॉइंटों को अगर आपने जान लिया तो सपोज मानो कि आप इमोशनली इंटेलिजेंट हो गए और आपके अंदर बहुत ज्यादा हाई वैल्यू ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंट होगा अगर आप इन 5 के ऊपर अपना इंप्लीमेंट करते हो। तो सबसे पहला आता है आपका सेल्फ अवेयरनेस, मतलब आपका क्या है, आत्म जागरूक होना, अपने आप को ही अवेयर करना और अपनी वीकनेस और अपनी स्ट्रेंथनेस को पकड़ लेना कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी वीकनेस क्या है, कमजोरी क्या है आपकी, ये आपको पता होनी चाहिए। किसी भी खतरनाक परिस्थिति भी आ जाए ना, सिचुएशन कैसी भी हो, उसको हैंडल करने के लिए आपके अंदर एक पावर होनी चाहिए। तो ये लोग जो कहते हैं वो आपके सेल्फ अवेयरनेस होते हैं। कैसी भी कंडीशन आ जाए आप उस कंडीशन को हैंडल करने के लिए, उस सिचुएशन को हैंडल कर सको, ऐसी आपके अंदर प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ये आता है सेल्फ अवेयरनेस के अंदर। आप जानकारी जो है आपको प्राप्त हुई है उससे के साथ आप बातचीत भी कर सकते हो, बातचीत करके आप उनको सुलझा भी सकते हो। कोई लड़ाई चल रही है उसको आप इजीली तरीके से सुलझा दोगे, ना कि उस लड़ाई को आप आगे बढ़ाओगे। तो यही चीज होता है कि आप सेल्फ अगर अवेयर हो गए हो तो अपने काम के लिए, अपनी चीजों के लिए आप हमेशा क्या रहोगे, एक्टिव रहोगे, और एक्टिव कम्युनिकेशन स्किल को आप बढ़ावा दोगे। यही होता है सेल्फ अवेयरनेस, मतलब आत्म
जागरूक, अपने अंदर की आपकी एक मोटिवेशन को जगाना है। कोई इंटरनल मोटिवेशन ही जो होता है वो आपके काम आता है, एक्सटर्नल कभी काम नहीं आता। इसके बाद आता है सेल्फ मैनेजमेंट, मतलब आत्म प्रबंधन। अब क्या करना है, आपको मैनेजमेंट करना है, ऐसा मैनेजमेंट कि आप किसी भी गोल को अगर अचीव करना चाहते हो ना तो उसको अचीव कर सकते हो, किसी काम को आप करना चाहते हो ना तो उस काम को आप सक्सेसफुल कर सकते हो। तो यही चीज कहलाता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट वर्ड ही होता है सिस्टमैटिक किसी भी काम को करना। तो हमने क्या किया, एक डिसीजन मेकिंग पावर अपने अंदर रख लिया, आपके किसी गोल को अचीव करने के लिए रख लिया, हमने किसी डिसीजन को पेंडिंग ना रख के उस डिसीजन के ऊपर काम करने का लक्ष्य रख लिया। ये सभी चीजें काम क्या करती है, वो सेल्फ मैनेजमेंट ही, आत्म प्रबंधन ही आपके काम को करवाती है। तो जिम्मेदारी लिया जाता है, जिम्मेदारी कभी किसी को दी नहीं जाती है, याद रखना। और इसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, जिम्मेदारी लेके आप काम करना स्टार्ट करते हो, लक्ष्य को प्राप्त करते हो। और जब लक्ष्य प्राप्त हो जाती है तो उस रास्ते में जो प्रगति होती है वो आपको आगे चलती जाती है। कभी आप पीछे का मुंह नहीं देखते हो, हमेशा आगे ही बढ़ते जाते हो। सेल्फ मैनेजमेंट आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, आपके इंप्रूवमेंट के लिए। देन आता है थर्ड पॉइंट आपका सेल्फ रेगुलेशन, मतलब आत्म नियमन। मतलब अब क्या करना, आपको अपने आप को ही मैनेजमेंट करके चलना है, रेगुलेट करके चलना है। रेगुलेट मतलब क्या है कि आपको आत्म जागरूक तो हो चुके हो, मोटिवेशन तो आपके अंदर मिल चुका है। अब भावनात्मक रूप से बुद्धिमत्ता लोग जो होते हैं वो भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं और आवश्यकता अनुसार उन्हें नियंत्रण में रख सकते हैं। मतलब कब आपको इमोशन होना है और कब आप इमोशनल हो जाओगे तो सामने वाला जो है वो भी आपके अकॉर्डिंग क्या होगा, इमोशनल हो जाएगा। लाइक क्या हुआ था, आपने अभी देखा था कि जैसे वर्ल्ड कप हारे थे हम, तो जो टीम लीडर थे वो इमोशनल हो गए थे, रोने लग गए थे, जिसकी वजह से पूरी जो टीम थी मोटिवेशन पूरा टूट गया था। क्योंकि टीम लीडर ही एक ऐसा बंदा होता है जिसका मोटिवेशन सबके लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो वो अपने आप को सेल्फ रेगुलेट नहीं कर पाए और वो इमोशनल हुए, पोज मानो सबके सब इमोशन हो गए। यहाँ पे सेल्फ रेगुलेशन की बात सबसे बड़ी आती है। हाईली इमोशनल इंटेलिजेंट है तो आप सेल्फ रेगुलेशन अपने आप को मोटिवेट रख पाओगे। अब मोटिवेशन की बात आती है तो मोटिवेशन प्रेरणा कब तक काम आती है, दूसरे आपको 2 मिनट तक आपको क्या कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। लेकिन तीसरे मिनट का मोटिवेशन आपके खुद का होना चाहिए। किसी काम को करने के लिए, किसी चीज को करने का मोटिवेशन आपके अंदर से जगना चाहिए। तो पीपल विद हाई इमोशनल इंटेलिजेंस आर ऑल्सो दी हाईली मोटिवेट। कोई अगर हाईली इमोशनल इंटेलिजेंस है ना तो वो हाईली मोटिवेट भी रहेगा, किसी भी काम को करने के लिए बड़ी ही तेजी से एक्टिव भी रहेगा। और जब काम कर रहा होगा, कठिन से कठिन भी काम होगा ना तो उसे बहुत इजीली तरीके से और प्रशंसा से करेगा, मतलब आनंद लेके काम को करेगा। ऐसा नहीं कि भैया मेरे पे काम थोप दिया है, ऐसा हो रहा है, ये नहीं। इंजॉय लाइफ के तरीके से काम करेगा तो इससे क्या होता है, वो बेहतर दे पाता है उस काम को। और बेहतर अगर किसी काम को दिया जा रहा है तो उस एरिया में, उस काम में वो सक्सेसफुल भी बनता है और उसका जो आउटपुट होता है वो भी बहुत बेटर होता है। तो मोटिवेशन बहुत जरूरी है किसी काम को करने के लिए। देन आता है एम्पैथी, मतलब आपका सहानुभूति। अब सहानुभूति एम्पैथी की बात करेंगे तो आपको कोई काम कर रहे हो तो सामने वाले के लिए सहानुभूति आपको दिखाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप जब काम कर रहे हो और सामने वाला अगर आपके सामने इमोशनल हो रहा है, आप उसके इमोशंस का फायदा उठा रहे हो और फायदा उठा के आप उसको कुछ भी कर ही नहीं रहे हो, मतलब वो आपसे अलग अलग रहना स्टार्ट कर देगा। फिर लाइक आपके सामने आया वो बोलने के लिए कि मेरे यहाँ पे ऐसा हो गया, मेरे को आज चोट लग गई, आप उसके इमोशंस पे हंसना स्टार्ट कर दो तो इमोशंस को तो समझता ही नहीं है, सहानुभूति मुझे दिखाया ही नहीं, एम्पैथी मुझे दिखाया ही नहीं, तो वो आपसे दूसरी बार कभी वो शेयर ही नहीं करने आएगा वो बातों को। और जब वो बातों को शेयर ही नहीं करने आएगा तो आप सोचोगे कि ये मेरे से अलग अलग कट के रहने लग गया। तो एक बेस्ट टीम लीडर के अंदर की एक क्वालिटी होती है कि वो सामने वाले के जो इमोशंस होते हैं उसको समझता है और अपने आप को उस तरीके का ढाल लेता है। तो और ये रिलेशनशिप का भी रीजन बनता है। तो थिंक फ्रॉम अदर पीपल पर्सपेक्टिव, मतलब सहानुभूति जो होता है वो आपको एक दूसरे को जुड़ने का एक बेहतर तरीका होता है और दूसरों को देखने का दृष्टिकोण होता है वो अपने अकॉर्डिंग हम बना लेते हैं। मतलब सामने वाले को अपने इमोशन के अकॉर्डिंग देखते हैं कि हम अपनी आप को उस जगह पे रखें तो हम कैसा फील कर रहे हैं, ऐसा हमें पता चलना चाहिए। ऐसा रिश्ता आपका पनपता है जो आपके लिए हमेशा तैयार रहेगा, कभी भी किसी भी कंडीशन में किसी भी टाइम। और ये जो होगा, जो आपके इमोशंस बने हैं, भावनाएं बनी है, वो आसानी से जुड़ जाएगी और इसमें आपके लेन देन जो होगा वो भी आपका चलता रहेगा। तो सहानुभूति बहुत ज्यादा जरूरी होती है किसी भी काम को करने के लिए। आपका सोशल स्किल की बात करें हम, मतलब आपका सामाजिक कौशल की बात करें तो ये हमें क्या करता है, ये सोशल स्किल जो होता है, इमोशनली इंटेलिजेंट पीपल सो दैट दे आर जेन्युइनली केयर अबाउट द रिस्पेक्ट अदर एंड ट्रीट देम वेल। मतलब क्या किया जाता है, ये दूसरों का सम्मान भी करते हैं, रिस्पेक्ट भी करते हैं और आपको अच्छा ट्रीट करते हैं दूसरों के साथ, अगर वो इमोशनल इंटेलिजेंट बंदे हैं तो। ऐसा नहीं कि अगर इमोशनल इंटेलिजेंट ना हो तो ना दूसरों की रिस्पेक्ट करेंगे, अबे तू ये करके बोलेंगे और सामने वाले को ऐसा ट्रीट करेंगे कि हमेशा नीचे गिराने का चाहेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। रिस्पेक्ट दोगे तो रिस्पेक्ट लोगे।
देन आता है रिलेशनशिप मैनेजमेंट, मतलब संबंध प्रबंधन कैसे की जाती है। संबंध तभी बनते हैं जब सामने वाला एक दूसरे की वाइफ्स मिलनी चाहिए। आप कुछ बोल रहे हो, आपका सामने वाला कोई कुछ और बोल रहा है, तो दोनों की वाइफ्स अगर अगेंस्ट होगी तो कभी एक दूसरे के साथ संबंध बन ही नहीं सकता, रिलेशनशिप बन ही नहीं सकता। तो एक कस्टमर और एक जो पार्टनरशिप बने, क्लाइंट बने हैं, कस्टमर बना है, उन दोनों के बीच में तभी रिलेशनशिप बन सकता है जब दोनों की थिंकिंग सेम हो। उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बनेगा तो आपकी लॉयल्टी होगी, और लॉयल्टी होगी तो दोनों की बातें जो होगी वो आपकी संतुष्ट होगी और सेटिस्फैक्शन मिलेगा, तो एक संबंध जो है वो क्रिएट हुई। ये सभी चीजें जो है हाईली इमोशनल इंटेलिजेंट जो बंदा है उनके पास ये सातों के सातों क्वालिटी होनी चाहिए कि सामने वाले को समझा सके। इन द लास्ट में आप कंक्लूजन कह सकते हो, निष्कर्ष कह सकते हो कि जो हाईली इमोशनल इंटेलिजेंट जो होते हैं उनके अंदर एक इंपॉर्टेंट स्किल होती है इनहेंस एवरी एस्पेक्ट ऑफ वन लाइफ। अपनी और दूसरों की लाइफों को जो है वो अच्छे तरीके से इनहेंस कर सकते हैं अपनी बातों से और अपनी चीज़ों से। और एक लीडरशिप के अंदर ये एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए, नेतृत्व जो कर रहा है उसके अंदर एक ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि वो सभी के सेंस को समझे और सभी को आत्म जागरूक करे और समझ सके और सभी को सेल्फ अवेयर करता चले। ये सभी क्वालिटी उसके अंदर होनी चाहिए। तो यहीं पे हमारा ये जो टॉपिक होता है वो खत्म हो जाता है। नेक्स्ट है सोशल कॉम्पिटेंस एस्पेक्ट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनात्मक बुद्धिमत्ता का सामाजिक सक्षमता पहलू क्या है। समाज में किस तरीके से भावनात्मक बुद्धिमत्ता हमारे लिए हेल्पफुल है उसके बारे में हमें पूरा का पूरा एक्सप्लेन करना है। इंट्रोडक्शन में हम बात करें तो सोशल इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है, समाज के बारे में आपको ज्ञान लेना है और उनकी भावनाओं को समझना है और उनके अकॉर्डिंग एक बिहेवियर जो है उनको डेवलप करना है। अभी तक हम दूसरे की बातें कर रहे थे, अब हमें समाज की बात करना है और उनके डेली एक्सपीरियंस को हमें शेयर करना है। तो स्किल्स कैन बी एक्वायर्ड थ्रू द डेली लाइफ एक्सपीरियंस, डेली लाइफ एक्सपीरियंस को समझना है, समाज के उनके अनुभवों के माध्यम से हमें उनके साथ एक रिलेशन बनाना है, क्योंकि उनके साथ हमारी वाइब मिलेगी तो रिलेशन अपने आप बनेगा। फिर उसके बाद अगर हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन अगर करने लग जाएंगे, पीपल के साथ हमारा इंटरेक्शन बढ़ेगा, सोशल इमोशनल इंटेलिजेंस की एक गुण कहलाएगी। आपका हो गया इंट्रोडक्शन। एक हमारे फिलोसफर हुए या थिंकर कह सकते हो डैनियल गोलमेल, जिनके बारे में इससे पहले भी पढ़ा, उनकी एक बुक हुई सोशल इंटेलिजेंस द न्यू साइंस ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप 2006। इस बुक के अंदर उन्होंने कहा कि अगर हमें किसी सोशल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ना है तो उसके लिए हमें कुछ अन्य उपकरण की भी जरूरत पड़ेगी जिसके अकॉर्डिंग हम कंसीडर कर पाएंगे और सामने वालों की बुद्धिमत्ता के बारे में जानकारी को हम गेन कर पाएंगे। चलिए हम आगे बात करते हैं। मेयर एंड सोलवेड 1997 के अंदर इन्होंने कहा कि भावनाओं को समझना, भावनाओं तक पहुंचना, उन्हें उत्पन्न करने की क्षमता ताकि विचार में सहायता मिल सके। सिंपल सी बात है कि सामने वाले की भावनाओं को समझो, जानो और फिर अपने अकॉर्डिंग उनकी भावनाओं के लिए सिंपैथी दिखाओ ताकि उनको आपके साथ वाइब मिल जाए और वो आपके साथ अपनापन महसूस करना स्टार्ट कर दे। यही कहलाया इनके अकॉर्डिंग भावनात्मक बुद्धिमत्ता की एक बेस्ट डेफिनेशन। और इन्होंने कहा एम्पैथी के साथ कि अगर इस तरीके से आप करते हो तो सामने वाले की बुद्धि जो होगी मोटिवेट होगी और उसके साथ वो एक नए रास्ते पे चलने के लिए भी मोटिवेट होगा और एक नया वर्क डेवलप कर पाएगा। इसके लिए सबसे पहला पॉइंट आया एम्पैथी, मतलब सहानुभूति दिखाना, सामने वाले पर्सन को अंडरस्टैंड करना, उनकी फीलिंग्स को, एक्सपीरियंस को और उनके साथ अपने आप को शेयर करना, जिससे आप अगर बात करते हो तो उससे आपके साथ उनके अचानक से ही एक नया दोस्ती वाली रिलेशनशिप बन जाना। इसी को कहते हैं हम सहानुभूति, सहजता। उसके बाद सेकंड आता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन, मतलब सही समय पर सही भाषा का उपयोग करना। कब आपको क्या बोलना चाहिए, कब आपको क्या नहीं बोलना चाहिए, ये भी एक स्किल है। सीरियस मैटर चल रहा है और उस टाइम पे आप लेके आ जाओ, मैं वहां जा रहा था, वहां पे मेरे साथ ना लड़ाई हो गई और लड़ाई के टाइम पे मैंने उसको 2 रैपट मारा, मतलब इस तरीके से आपने बोला तो वो सीरियस मैटर क्या हो गया। स्पीकिंग और लिसनिंग जो है आपके अंदर एक एबिलिटी होनी चाहिए कि आप सबसे पहले सामने वाले को सुनो और सुन लिया आपने, लिसनिंग पावर है आपके पास, तो उसके साथ आप थिंकिंग करो। थिंकिंग आपने अगर कर ली तो उसके बाद एबिलिटी टू स्पीक करो, मतलब बोलो और अच्छा बोलो कि सामने वाला बोले कि हाँ बोला है किसी बंदे ने। लैंग्वेज अच्छी होगी टाइम के साथ तो वो आपके लिए एक गुड रिलेशनशिप का रीजन भी बनेगी और सोसाइटी के अंदर आप कंफर्टेबल महसूस भी करोगे, क्योंकि लोग जो होंगे आपके साथ एक रिलेशनशिप बनाएंगे। वरना अगर कंफर्टेबल महसूस नहीं करोगे ना तो वो आपसे दूर दूर भागना स्टार्ट करेंगे, बोलेंगे लैंग्वेज बड़ी गंदी है बच्चा तुम्हारी। तो इस तरीके से हम आते हैं आप थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट है हमारा कि राइट एक्शन एट द राइट टाइम, सोशल टाइमिंग, मतलब सही समय पे सही क्रिया करना। अब एक होता है ना, आपके सामने 2 जने आए, 2 लड़ाई हुई तो लड़ाई वाले ने एक ने आपके सामने एब्यूजिंग लैंग्वेज या कोई सी लैंग्वेज आपसे बोल के चला गई। उस टाइम पे सही टाइम नहीं था क्योंकि आपके आसपास जो था पब्लिक मैटर थी तो आपने कुछ नहीं बोला। अब आपको सही टाइम मिला तो आपने उसका एक्शन दिखा दिया। तो यही चीज होता है कि एक्शन तभी करना चाहिए जब आपको सही टाइम दिखे। एबिलिटी टू गिव द राइट रिस्पॉन्स इन टाइम, किस समय कौन सी क्रिया करना उचित है
ताकि व्यक्ति समाज में स्थायी रूप से सफल हो सके। और किस टाइम पे क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये हमें ये राइट एक्शन बताता है। नेक्स्ट आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्याओं का सही से समाधान करना, प्रॉब्लम को सॉल्व करना। और एक ऐसा स्किल आपके अंदर होना चाहिए जिससे आप प्रॉब्लम को पहले अंडरस्टैंड करो प्रॉपरली और डिटरमाइन करो कि इसके लिए कौन सा एक्शन हमारा होना चाहिए ताकि ये प्रॉब्लम इजीली तरीके से सॉल्व हो जाए। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट आता है, मतलब आपका समृद्धि के साथ समाज में भाग लेना। अब आप समाज से कटे हुए रहोगे ना तो समाज भी जानेगा नहीं, तो आपको क्या करना चाहिए, हमेशा पार्टिसिपेट करना चाहिए सोसाइटी के अंदर। इससे क्या होता है, सामाजिक योग्यता को मजबूत करने में मदद करता है और सामाजिक क्षमता को बढ़ावा भी मिलता है। जो हमारी सोशल स्किल है और सोशल सिचुएशन है, चैलेंजेस जो होते हैं उनको हम इजीली तरीके से फेस कर पाते हैं और अच्छे तरीके से काम कर पाते हैं। तो ये हमारे कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट में आ जाता है। करेज में आ जाता है आपका साहस, मोटिवेशन अगर हमें मिल जाए हम किसी भी काम को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। एक अकेला थक जाए तो मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बटाना। तो न्यू एंड चैलेंजिंग सिचुएशन की बात करें तो हमें हेल्प मिलता है। और कोई भी एक लीडरशिप प्रॉपर्टी अगर किसी के अंदर है तो सोसाइटी के अंदर वो काम करता रहता है और एक लीडरशिप फनल प्रॉपर्टी अपने अंदर रखता है ताकि सामने वाले को किसी भी सिचुएशन से बाहर निकाल सके। तो ये करेज प्रॉपर्टी होनी चाहिए, मोटिवेशन प्रॉपर्टी आपके अंदर होनी चाहिए, इंटरनल मोटिवेशन इंक्रीज करके रखो। कल्चरल एंड ग्रुप वैल्यूज की बात करें, सांस्कृतिक और सामूहिक मूल्य। जो कल्चरल इंटेलिजेंस होती है ना वो कभी भी जाति, रंग, भेद, ये सभी चीजें पर्सन के बैकग्राउंड जो होती है ना डिस्क्रिमिनेशन नहीं दिखाती है। कल्चरल हो, डाइवर्सिटी है, लेकिन ऐसा तो नहीं है डाइवर्सिटी है तो इसकी वजह से उन सबको अलग कर दोगे ना भाई, सबको मिला के रखो, एक यूनिटी बना कर रखो, एक कम्युनिटी बना कर रखो। जिससे आप कल्चरल रखोगे तो उनसे भी सामने वाले को अपनापन का महसूस होगा और वो आपके साथ मिल के रहेगा, एक गुड रिलेशनशिप कंडक्ट होगी। लास्ट में आप कंक्लूजन कह सकते हो, निष्कर्ष निकाल सकते हो। सोशल कॉम्पिटेंस की बात करें तो जो हमारा सामाजिक क्षमता है वो हमारे लिए एक समाज को समझने का एक बहुत अच्छा रूप है, जिससे हम उनके अंदर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी डाल सकते हैं और उनकी भावनाओं को समझ के उनके अकॉर्डिंग इमोशंस को भी सेट कर सकते हैं। यही चीज कहलाता है हमारा सोशल कॉम्पिटेंस के अंदर हमें भावनात्मक बुद्धिमत्ता को समझना चाहिए। और उसमें अगर हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन करते हैं तो एक कोलैबोरेशन की बात, टीम वर्क की बात, सभी चीज हम बहुत अच्छे तरीके से कर पाते हैं, जिससे हमारा जो प्रोफेशन होता है एडेप्टेड एट बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल नेटवर्क। इससे क्या होता है, हमारा सोशल कॉम्पिटेंस अगर बढ़ती है तो इससे हम अडेप्ट कर पाते हैं एक प्रोफेशनल नेटवर्क, रिजॉल्व कर पाते हैं किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को और एक पॉजिटिव एंड इंक्लूसिव वर्क इन्वायरमेंट को क्रिएट कर पाते हैं, जिससे कि वातावरण बढ़ता है तो लोग जो है कुशल होते हैं और अच्छे तरीके से एक इन्वायरमेंट के अंदर सेट हो पाते हैं और उनको अपनेपन जैसा महसूस होता है। तो यहीं पे हमारा ये क्वेश्चन होता है खत्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिफाइन इमोशनल इंटेलिजेंस, डिस्क्राइब एनी टू मॉडल्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। भावनात्मक बुद्धिमत्ता को परिभाषित करें और भावनात्मक बुद्धिमत्ता के किन्हीं दो मॉडल्स का वर्णन करना है। अब आपको इमोशनल इंटेलिजेंस को पहले डिस्क्राइब करना है, क्या है उसकी डेफिनेशन है। इससे पहले आप कितने बार इमोशनल इंटेलिजेंस को पढ़ चुके हो, आपके माइंड में बैठ गया होगा क्या होता है इमोशनल इंटेलिजेंस। अब इतने इंटेलिजेंट तो बन गए हो कि सामने कोई आपके बगल में बैठा होगा ना तो आप सामने उसके इमोशंस को अपने आप से पढ़ सकोगे और जान सकोगे कि इसका फेशियल एक्सप्रेशन क्या बता रहा है। इस तरीके से आपने इस वीडियो को पढ़ लिया। तो यहाँ पे फेस जो आपका है इसमें पहले डिफाइन करते हैं, देन हम इसके मॉडल्स के बारे में जानेंगे। इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं डेफिनेशन क्या। इमोशनल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन सिंपल से ये कहती है कि दूसरे के इमोशंस को क्या करना है, आपको समझना है और अपने इमोशन के अकॉर्डिंग उनके लिए एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जिससे वो मोटिवेट हो, मोटिवेशन प्रेरणा जगे और इच्छाएं जगने से उनके अंदर एक इमोशनल इंटेलिजेंस से बढ़ जाए, मतलब भावनात्मक बुद्धिमत्ता उनके अंदर बढ़ जाए। तो इमोशनल इंटेलिजेंस जो है उसको पीटर सॉल्वे एंड जॉन मेयर ने अपने अकॉर्डिंग एक्सप्लेन किया है कि क्या होता है। तो उनके अकॉर्डिंग बस इतना सा है कि सामने वाले के इमोशंस की भावनाओं जो है उनको जानो। इसके बाद क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस को डिफाइन किया है पीटर सॉल्वे एंड जॉन मेयर ने। इन्होंने कहा है कि द एबिलिटी टू मॉनिटर ऑन एंड अदर पीपल इमोशंस, सामने वाले के इमोशंस को अपने अकॉर्डिंग क्या करना है, मॉनिटर करना है कि उनकी इमोशंस क्या है, उनके साथ खेलना नहीं, समझना है और व्यवहारिक रूप से व्यवहार करना है। यही चीज कहलाता है आपका भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इसे कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। अब इस डेफिनेशन को इन्होंने 4 पार्टों में डिवाइड कर दिया। सबसे पहले सेंस करो, सेंसिंग करो, भावनाओं को समझो, यूज करो, उपयोग करो, उसका अंडरस्टैंड करो और फिर उसको मैनेज करो इमोशन को। तो इन 4 पार्टों में जो डिवाइड किया गया उनको हम देखते हैं मॉडल्स के थ्रू क्या क्या है। तो सबसे पहले इमोशनल इंटेलिजेंस के 3 मॉडल्स में डिवाइड किए गए हैं। हमें यहाँ पे 2 को एक्सप्लेन करना है। हम देखते हैं सबसे पहले कौन से 3 मॉडल्स है इमोशनल इंटेलिजेंस के। सबसे पहले एबिलिटी, ट्रेट,
एंड मिक्स्ड मॉडल। आपका सबसे पहला मॉडल आया है एबिलिटी मॉडल। एबिलिटी मॉडल को क्षमता मॉडल कहा जाता है। मतलब सामने वाले को रो रहा है, बोल रहा है, हंस रहा है, मतलब उसके फेशियल एक्सप्रेशन से ही आप उसके मॉडल्स के बारे में, उसकी भावनाओं के बारे में, उसके इमोशंस के बारे में आप जान ले, उसी को एबिलिटी मॉडल के नाम से जानते हैं। तो सिंपल सा एक मॉडल हो गया। अब आया मिक्स्ड मॉडल एंड ट्रेट मॉडल की बात करते हैं। तो ये दोनों के दोनों कॉम्बिनेशन, मिक्स्ड मॉडल मतलब दोनों कॉम्बिनेशन होता है, मतलब उसके फेशियल एक्सप्रेशन बोल भी दे और बोलने से पहले उसके बारे में आप जान लो, तो वो आपका मिक्स मॉडल के अंदर आ जाता है। और ट्रेट मॉडल के अंदर की बात करें तो वो मॉडल आपकी विशेषता मॉडल क्या होता है, सामने वाले की विशेषता को बता देता है, बुद्धिमत्ता की क्षमता को आपको बता के देता है। आइए इनके बारे में हम एक्सप्लेन करते हैं और अच्छे तरीके से और समझते हैं क्या ये मॉडल्स आपके बारे में बताते हैं। सबसे पहला यहाँ पे मॉडल जो आया वो है एबिलिटी मतलब क्षमता मॉडल। सॉल्वे मेयर ने इस मॉडल को दिया था 1990 के अंदर, और क्या कहा कि इसके अंदर आपके इमोशंस को, दूसरे के इमोशंस को आपको देखना है, समझना है, व्यवहार करना है, इन्वायरमेंट जगाना है, सामने वाले को अपने से अलग नहीं होने देना या अलग नहीं समझना। इसे ही एबिलिटी मॉडल उन्होंने कहा। तो इन्होंने सॉल्वे मेयर ने दिया। इन्होंने 4 पार्टों में इस मॉडल को डिवाइड किया है। इसके एक 4 मुख्य क्षमता जो है ना, कह सकते हो 4 पार्टों में डिवाइडेड क्षमता है इसके अंदर। सबसे पहला इमोशनल कॉग्निशन, इसे हम कहते हैं आपका परसीविंग इमोशन के नाम से भी जानते हैं। याद रखना, अगर बुक के अंदर देखो या किसी के, तो परसीविंग इमोशंस के नाम से जानते हैं। अब परसीविंग इमोशन मतलब होता है परसीव, इमोशंस को परसीव करना, मतलब उनके फेशियल एक्सप्रेशन, मतलब उनके हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज, पिक्चर, वॉइस, मतलब हिचकिचा के बोल रहा है एंड बहुत बेकार सा फेस बना रखा है, बॉडी लैंग्वेज वो हिचकिचा रहा है, हेजिटेट हो रहा है, तो उस टाइम पे ही आप उसके बारे में समझ जाओ कि ये कहना क्या चाह रहा है। या सपोज मानो कोई हेजिटेट हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो आपसे कुछ मांगना चाहता है, कुछ बोलना चाहता है, जो उसको डर लग रहा है कि मैं अगर बोलूंगा तो एक्सेप्ट होगा कि नहीं होगा। अगर कोई रो रहा है तो मतलब समझ जाओ कि वो दुखी है। अब उसके सामने आप हंसने लगोगे तो वो तो एक बेस्ट रीजन नहीं बना, तो हंस नहीं सकते, उनके अकॉर्डिंग आपको काम करना है। तो ये आपका परसीविंग आपका इमोशन आता है। नेक्स्ट है आपका यूज ऑफ इमोशन, रीजनिंग ऑफ इमोशन की बात आती है। भावनाओं का उपयोग करना है, मतलब आपको एक एक्चुअल टाइम डिसाइड करना है कि किस टाइम पे आप किस भावनाओं के साथ आप अपने अकॉर्डिंग चल सकते हो, जिससे आपका काम भी बन जाए। सपोज मानो कि घूमने जाने के लिए आपको पेरेंट्स से क्या चाहिए, अलाउ चाहिए कि आपको यहाँ जाना है, तो अब वो गुस्सा है, बहुत खतरनाक रीजन चल रही है, उनके माइंड पे स्ट्रेस है, और उस टाइम पे जाके बोलोगे पापा मुझे घूमने जाना है, इस पे साइन कर दो ना, वो 2-3 गालियां देंगे, भगाएंगे और बोलेंगे यार तेरी नहीं जाना कहीं भी घूमने के लिए। लेकिन आपने उसी के जगह एक बेस्ट टाइम डिसाइड कर लिया जिस टाइम पे बहुत हंसी मजाक चल रही है, बहुत अच्छे से खुश है वो सब, तो उस टाइम पे आप बोलोगे तो वो क्या कहेंगे, कोई बात नहीं, हमने नहीं घूमा, हमारा बच्चा घूमेगा, बहुत अच्छा, घूम चल जा, घूम ला, कहाँ साइन करना, 2-3 जगह साइन करना, 4 जगह, बोलेंगे नहीं पापा एक ही जगह साइन करना है, कर दो यहाँ पे। तो इस तरीके से आप इमोशन के साथ क्या कर सकते हो, खेल सकते हैं, इमोशन के साथ उपयोग कर सकते हो। तो यही इमोशंस का उपयोग आता है। तो इससे आप इमोशंस का यूज करते हो, पर्सन्स एबिलिटी टू यूज देयर इमोशंस एंड अचीव डिजायर रिजल्ट, रिजल्ट भी मिल जाए, इमोशन का यूज भी हो जाए। तो यहाँ पे आपको ये दिया हुआ है। थर्ड दिया है आपका यहाँ पे भावनाओं को समझना, अंडरस्टैंड करना, समझो। अब सपोज मानो कि किसी के भावनाओं को आपने समझ लिया, एक्सप्रेशन लैंग्वेज बोलने से पहले ही, तो उनके भावनाओं को समझ लिया, तो समझ के उनके अकॉर्डिंग अपनी वाइफ्स को बनाना, जिससे आपके उनके बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप बन जाए। तो इस एबिलिटी टू बिल्ड अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द इमोशंस, यह क्षमता भावनाओं की जटिलता को समझाता है और सामने आपके और उनके बीच में एक परस्पर क्या करता है, एक रिलेशनशिप को बनाता है। तो ये अंडरस्टैंड करना। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, मैनेजिंग इमोशंस, मतलब भावनाओं का प्रबंधित करना। अब इसमें क्या होता है, इमोशंस के साथ आपको प्रबंधन करना है, किस टाइम पे आपके इमोशंस दिखने चाहिए और किस टाइम पे आपके इमोशंस को आपको दबा के भी रखना है, ये आपको समझना पड़ेगा। अब सपोज मानो कि आपके इमोशंस बहुत बेस्ट है और जो एनवायरनमेंट है वो आपका लग रहा है स्ट्रेसफुल, तो आप उस टाइम पे अपने इमोशंस को दबा लोगे, अपने इमोशंस को सामने नहीं दिखने दोगे। और जब आपके इमोशंस स्ट्रेसफुल है और सामने वाले के एनवायरनमेंट अलग है, तो अपने इमोशंस को दबा लोगे, और जब दिखाना है तो उस टाइम पे आप दिखा दोगे। तो दमन भी करना होगा और दिखाना भी होगा। तो मैनेज अपने अकॉर्डिंग आपको इमोशंस को करने होंगे। ये कहलाता है एबिलिटी मॉडल के 4 पार्ट्स। देन आता है नेक्स्ट मॉडल आपका मिक्स्ड मॉडल, आपके भावनात्मक बुद्धिमत्ता का मिश्रित मॉडल की बात करते हैं। ये मिश्रित मॉडल गोलमेल ने दी थी। इस मॉडल के अंदर आपके 5 मेन पार्ट्स है, और वो कौन सा है आपका सेल्फ अवेयरनेस, आपने अभी बात की थी, अपने आप के अंदर आत्म जागरूकता को बनाना, जिससे आप स्ट्रांगनेस और वीकनेस पॉइंट को अपने अंदर की आप पहचान सकते हो।
फिर आता है सेल्फ रेगुलेशन, आपका स्वयं नियमन, मतलब अब अपने आप को रेगुलेट करना कि सामने वाले के इमोशंस को समझ लो, एडेप्टेड कर लो और चेंजिंग करने की एक क्षमता होनी चाहिए, अपने अंदर मैनेजमेंट की क्षमता होनी चाहिए। सोशल स्किल की बात करें, हम सामाजिक कौशल की बात करें तो सामने वाला जो समाज के अंदर जो व्यक्ति बैठा हुआ उसके इमोशंस को आपको देखना और उसके साथ एक रिलेशन बनाना। एम्पैथी का मतलब बात करें हम तो क्या होता है, सहानुभूति, सामने वाले की इमोशंस के साथ अपने इमोशंस को जोड़ना और उसकी भावनाओं के लिए एक अलग से इन्वायरमेंट को क्रिएट करना। मोटिवेशन मतलब होता है प्रेरणा जगाना, सामने वाले को मोटिवेट करना, एक नए रास्ते पे उसको लेके जाना। ये 5 पार्ट अगर समझ गए तो आप मिक्स्ड मॉडल को भी समझ जाओगे। इसके बाद आपका कंक्लूजन इन द लास्ट में आता है कि अगर आपने इन दोनों मॉडल के अकॉर्डिंग आपने वर्क किया तो किसी के भी साथ आप इमोशनली कनेक्टेड हो जाओगे, और लाइफ के अंदर इमोशनली कनेक्टेड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी सामने वाले को आपके साथ एक अपनेपन की फीलिंग होगी और जिसके कारण वो अपनी थिंकिंग, अपनी प्रॉपर्टीज, अपनी बातें आपके साथ शेयर कर पाएगा और किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की आपके अंदर एक प्रॉपर्टीज क्रिएट हो पाएगी, जो कि एक बेस्ट लैंग्वेज क्रिएट करने का बहुत अच्छा साधन बनेगा। तो यहीं पे आपका ये क्वेश्चन जो होता है वो खत्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिस्क्राइब द पर्सनल कॉम्पिटेंस, हाउ कैन नोइंग वन स्ट्रेंथ्स एंड एरिया ऑफ डेवलपमेंट इनहेंस द पर्सनल पोटेंशियल। व्यक्तिगत क्षमता का वर्णन करना है, किसी की ताकत और विकास के क्षेत्रों को जानना व्यक्तिगत क्षमता को कैसे बढ़ा सकती है ये भी आपको बताना। तो सबसे पहले हम पर्सनल कॉम्पिटेंस के बारे में जानते हैं एंड देन हम जानेंगे कि अगर हम अपनी ताकत को जान जाए तो उससे हमारा विकास किस तरीके से हो पाएगा, व्यक्तिगत क्षमता का विकास, उसके बारे में हम पूरा एक एक करके पॉइंट को डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन परिचय की बात की जाए तो व्यक्तिगत क्षमता क्या होता है, कॉम्पिटेंस क्या होती है। इसका मतलब होता है आपको अपनी ताकत के बारे में पता चल चुका है कि आपके अंदर कुछ एक ऐसी जो है प्रॉपर्टी है जो सबसे अलग है। जैसे आपको पता है किसी के अंदर डांस करने की प्रॉपर्टी होती है, किसी के अंदर आपको मिमिक्री करने की प्रॉपर्टी होती है, कोई ज्ञान का होता है, एक किसी चीज को जल्दी से याद कर लेना, रिमेम्बर कर लेना, किसी के अंदर वॉइस डब करने की प्रॉपर्टी होती है। ये सभी चीजें क्या है, आपके अंदर की अंदरूनी शक्तियां ही तो है जो सब में नहीं होती है, किसी एक में ही होती है। तो योग्यता से तात्पर्य उन कौशल, ज्ञान और योग्यता और व्यवहारों से है जो व्यक्तियों के पास होता है और सभी के पास अलग एक यूनिक होता है, सब में सेम नहीं हो सकता, जो हमें प्रभावी ढंग से प्रदर्शन करने के लिए प्रदर्शित किया जाता है। अब इससे क्या होता है, अगर आप इन चीजों को जान लेते हो, एबिलिटी टू डेवलप कर लेते हो, आपको पता चल जाता है आपके अंदर क्या नॉलेज है, तो इससे आप गोल को भी अचीवमेंट करने के लिए आप अग्रसर हो जाते हो। व्यक्तिगत क्षमता से क्या तात्पर्य होता है कि व्यक्ति की खुद को और दूसरों के साथ अपनी बातचीत को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने की क्षमता हो जाती है। आपके अंदर एक लीडरशिप प्रॉपर्टी रहेगी तो आप सामने वाले के इमोशंस को जान के और उनके इमोशन के साथ उनके लिए एक एनवायरनमेंट क्रिएट करने का भी काम कर सकोगे। तो ये आपका इंट्रोडक्शन पोर्शन बनता है आपका पर्सनल कॉम्पिटेंस का, कि आपकी प्रॉपर्टीज क्या है, किस तरीके से आप किसी के बारे में या अपनी शक्तियों के बारे में जान सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बताऊं, नीरज चोपड़ा के बारे में आप जानते हो, जिन्होंने भाला फेंका था। उनकी प्रॉपर्टी थी कि वो भाला फेंक सकते हैं, तो उन्होंने अपना जो इंटरेस्ट दिखाया वो उसी फील्ड में दिखाया और उसमें आज नंबर 1 पे खड़े। तो जो भी आप काम करो और उसमें आपका इंटरेस्ट है, उस काम को अगर आप कर रहे हो तो ओनली 1 कहलाओगे, नंबर 1 नहीं, ओनली 1 कहलाओगे। अगर आपको इंटरेस्ट वाले फील्ड में अगर आप अपना काम कर रहे हो ना और उस फील्ड के अंदर आगे बढ़ रहे हो तो वहां पे आप नंबर 1 पे नहीं होगे, ओनली 1 पे होगे, आपके आसपास भी कोई नहीं भटकेगा, ऐसा रीजन बन सकता है आप। तो पर्सनल कॉम्पिटेंस के लिए एक लाइन बोला गया है कि व्यक्तिगत योग्यता किसी की अपनी भावनाओं के प्रति जागरूक होने और उनके व्यवहार और प्रवृत्तियों को प्रबंधित करने की क्षमता होती है। अपने अंदरूनी शक्ति, आत्मविश्वास को जगाओ कि मैं ये कर सकता हूँ, आई कैन डू इट। और यहाँ पे उसे 2 चीजों में बांटा गया स्किल को, सेल्फ अवेयरनेस, आत्मविश्वास को जगाना, और सेल्फ मैनेजमेंट, अपने इमोशन को मैनेज करना, ताकि किस टाइम पे आपको किस तरीके के इमोशंस को दिखाना है। देन एक लाइन आया है क्या कि आत्मविश्वास वास्तव में आपका जीवन बदल सकता है। कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस हालत भी खराब कर देता है, बट कॉन्फिडेंस रहे आपको अपने ऊपर, अपने लाइफ के ऊपर, तो वो आपके लिए वर्क भी करेगा। अब देन इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, विकास डेवलप कैसे कर सकते हैं इसको, आइए इसके बारे में हम बात करते हैं कि ताकत के क्षेत्र को अगर आपने पहचान लिया है अपनी ताकत को, तो व्यक्तिगत क्षमता में कैसे बदलाव लाओगे।
सबसे पहला आत्म जागरूकता पैदा हो जाएगी, कल्टिवेटिंग द सेल्फ अवेयरनेस। अगर ये चीज आपको पता चल गई तो आप किसी भी काम को करने के लिए आप अच्छे तरीके से ग्रोथफुल काम को करोगे, उसका जो आउटपुट होगा वो भी आपके अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट होने वाला है। अगर अब आत्म जागरूकता पैदा कर चुके हो तो जुनून के साथ काम करोगे तो आउटपुट अच्छा मिलेगा। ये आउटपुट अच्छा मिलेगा तो उससे आपको क्या होगा, आपकी वीकनेस और स्ट्रेंथ पॉइंट जो है दोनों चीज आपको पता चल पाएगी, आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस पॉइंट। सेकंड पॉइंट है आपका डेडिकेशन, मतलब स्वयं समर्पण। आप किसी भी काम को कर रहे हो ना, वो उत्तेजित होके करना है। उत्तेजित मतलब अपने आप को इंटरेस्ट दिलवा के उस काम को करना है, तो आप क्या कर पाओगे, उस काम का आउटपुट और अच्छे तरीके से निकाल पाओगे डेडिकेटेड होके। देखो इस काम को डेडिकेटेड करके किया जा रहा है ना, मैं इस टाइम पे डेडिकेटेड होकर आपके लिए वीडियो को शूट कर रहा हूँ, मेरे को इसमें इंटरेस्ट आ रहा है, मुझे आपको पढ़ाने में इंटरेस्ट आ रहा है, तो मैं डेडिकेटेड हो भी सकता हूँ। लेकिन जिस काम में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मैं उसमें डेडिकेशन कितना भी दिखा लूं, मैं बोर हो जाऊंगा, याद रखना है। तो डेडिकेशन उसी में आता है जब आप इंटरेस्ट दिखाते हो उसमें। थर्ड है आपका सेटिंग क्लियर गोल, स्पष्ट लक्ष्य को निर्धारित करना। आपने एक लक्ष्य निर्धारित कर लिया, गोल सेट कर लिया कि यहाँ तक हमें पहुंचना है, और उसके लिए स्टेप बाय स्टेप आप अपना वर्क करते जा रहे हो, तो आप जो है बहुत अच्छे तरीके से डेवलपमेंट के रास्ते पे चलोगे और उसको अचीव भी कर पाओ। फोर्थ पॉइंट होता है आपका डेडिकेशन इन अ जॉब और एजुकेशन, नौकरी या शिक्षा में समर्पण। किसी काम या प्रोजेक्ट को आपने एक्सेप्ट किया है, तो अगर उसे डेडिकेटेड होकर वर्क को करोगे तो टाइम मैनेजमेंट के साथ उस काम को आप कर भी पाओगे और अपना जो है उसके अंदर 100% दे पाओगे। क्योंकि याद रखना, अगर आपने डू योर बेस्ट किया है, मतलब अपना बेस्ट दिया है, तो उसका आउटपुट हमेशा बेस्ट मिलेगा। अगर आपने चिंदी चोरी की है ना, उसमें तो नहीं मिलेगा। फिफ्थ पॉइंट है डेवलप इमोशनल इंटेलिजेंस, मतलब भावनात्मक बुद्धिमत्ता को विकसित करना है। मतलब सामने वाले की भावना को आपको समझना है, उसका हनन नहीं करना है, जिससे उसका और आपके बीच में एक रिलेशन बॉन्ड बन जाए और अच्छा लगे उसे भी आपके साथ बात करके। सिक्स्थ आता है आपका नेटवर्किंग, मतलब अपने क्षेत्र के लोगों से मिलनसार रहना चाहिए, क्योंकि जिस टाइम पे आपको कभी भी जरूरत भी पड़ जाए ना, तो आपके साथ आपके जो आसपास के एरिया के लोग हैं वो खड़े मिले आपको, तो आपका मोटिवेशन अपने आप से इंक्रीज हो जाएगा। फिर आप कहोगे वाह मौज कर दी। नेक्स्ट है आपका नेटवर्किंग। नेटवर्किंग में क्या आता है कि अपने क्षेत्र के लोगों के साथ आप मिलनसार रहो, क्योंकि जिस टाइम पे आपको कभी जरूरत पड़ जाए ना, तो उस टाइम पे वो आपके साथ खड़े रहे और वो रिलेशन आपके लिए बहुत ज्यादा बेस्ट कहलाएगी, क्योंकि उस टाइम पे आपको उनकी नीड्स थी जिस टाइम पे वो आपके साथ थे। सेवंथ है आपका स्टडी न्यू क्वालिटेटिव एरियाज, मतलब नए गुणात्मक क्षेत्रों का अध्ययन करना है। मतलब आपको एक नया एरिया के बारे में आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि उससे आपका माइंड जो होगा वो खुलेगा, और माइंड खुलेगा तो आप जो है अच्छा एक हायर एरिया के बारे में समझ भी पाओगे और अच्छे तरीके से आप किसी के नई चीजों के बारे में सीख पाओगे। टाइम मैनेजमेंट की बात आती है तो समय प्रबंधन, कोई भी काम कर रहे हो तो उसमें आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि इससे आप स्ट्रेस को कम कर पाते हो और आप किसी काम को इजीली कर पाते हो, डेडिकेशन के साथ कर पाते हो। नेक्स्ट है टेकिंग केयर ऑफ हेल्थ, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। मीन्स आपको हेल्थ इज वेल्थ, तो अपनी शक्ति का पहचान आप अपने स्वास्थ्य के साथ ही कर सकते हो। अगर आप स्वस्थ हो ना, तो किसी भी काम को करने के लिए आप एक्टिवनेस दिखाओगे, अदरवाइज आप वीक होते जाओगे और बोरिंग सा लगेगा हर काम आपको करने में। स्वस्थ रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है असफलता को गले लगाना। अगर आप फेलियर हुए हो तो उसको मान लो, क्योंकि फेलियर से अगर आपने सीख लिया तो वो आपका फेलियर नहीं कहलाएगा। अगर फेलियर से आपने नहीं सीखा और वापस से वही गलती आपने दोबारा से दोहरा दी, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि डर के नौका कभी पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इन दी लास्ट में आप कंक्लूजन कह सकते हो कि जो पर्सनल डेवलपमेंट है वो आपके व्यक्तित्व विकास को बढ़ाने के लिए आपके माइंड के साथ वर्क करना चाहिए, और सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ मैनेजमेंट अगर रहेगा तो आप किसी भी गोल को इजीली तरीके से अचीव कर पाओगे और सफलता की कुंजी आपकी पर्सनल कॉम्पिटेंस बन सकते हैं। यहीं पे हमारा ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द वेरियस स्ट्रेटजी टू डेवलप एंड इनहेंस इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनात्मक बुद्धि को विकसित करने और बढ़ाने के लिए विभिन्न रणनीतियों पर चर्चा की। अब आपको इमोशनल इंटेलिजेंस को कैसे डेवलप कर सकते हो, उसके लिए स्ट्रेटजी आपको बतानी है कि आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस की वैल्यू कैसे बढ़ सकती है। आइए इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, आफ्टर हम इसके बारे में बात करेंगे। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है?
होती है, ये आप बहुत बार पढ़ लिया आपने कि आप किसी और के इमोशंस को जान सको और उनको मोटिवेट कर सको, इसी को भावनात्मक बुद्धिमत्ता के नाम से जाना जाता है। अब भावनात्मक बुद्धिमत्ता हमारे लिए क्या किया जाता है कि सामने वाले के इमोशंस को अगर आपने समझ लिया है तो उसके साथ आपका एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप भी बनेगा और वो आप में और आप उनमें एक रुचि रखना स्टार्ट कर दोगे, और इससे क्या होगा कि आप जिस भी गोल के ऊपर काम कर रहे होगे उसको अचीव करने में आप दोनों के दोनों साथ काम कर पाओगे। एक लाइन है, एक लीडर की भावनात्मक बुद्धिमत्ता किसी भी क्षेत्र और विषय में पूरी टीम की सफलता की कुंजी होती है। इस लाइन के अकॉर्डिंग लीडर की जो भावनात्मक बुद्धिमत्ता होती है वो टीम को अचीवमेंट तक पहुंचाने का रीजन बन जाती है। तो फिर हमने स्ट्रेटजी की बात करी कि स्ट्रेटजी क्या क्या होनी चाहिए उसको डेवलप करने के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस स्किल को किसी भी एक बंदे के। अब हम स्ट्रेटजी की बात करते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस को किस तरीके से आप डेवलप कर सकते हो। सबसे पहला पॉइंट है आपका सेल्फ अवेयरनेस, मतलब आत्म जागरूकता। आपको अपने बारे में सब कुछ जान लेना है कि आपकी वीक पॉइंट क्या है, आपकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, आप किस तरीके से वर्क करते हो, कहाँ आप इमोशनल होते हो, कहाँ आप क्रोध में आ जाते हो, ये सभी कुछ आपको अपने बारे में पता होना चाहिए, तभी आप आत्म जागरूकता फैला सकते हो। तो आत्म जागरूकता आपके लिए ही सबसे बड़ी चीज हो सकती है, तभी आप किसी के इमोशंस को अच्छे तरीके से समझ पाओगे, और सामने वाले के इमोशंस को अगर आपने समझ लिया अपने इमोशन के अकॉर्डिंग तो वो आपके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बना के काम करेगा। सेल्फ रेगुलेशन की बात करें, स्वनियमन की बात करें, तो इसमें क्या होता है अपने आप को हम रेगुलेट करते हैं, अपने बिहेवियर को रेगुलेट करते हैं, और हमें कब अपने आप के इमोशंस को दिखाना होता है, कब अपने इमोशंस को दबाना होता है, इसके ऊपर हम बात करते हैं। तो स्वनियमन मतलब ये होता है मैनेजमेंट, मतलब इस तरीके से वर्क करता है हमारे इमोशंस। देन थर्ड आता है आपके एम्पैथी, सहानुभूति, की सामने वाले के इमोशंस को समझना है, हमें उनके इमोशन के साथ खेलना नहीं है। जब वो इमोशनल है तो हमें उनके इमोशन के जैसा ही बन के इन्वायरमेंट क्रिएट कर देना है ताकि उनको अपनेपन जैसा लगना स्टार्ट हो जाए और वो आपके साथ एक रिलेशन बनाए, और ये रिलेशन एक लंबे समय तक चले। जैसे एक लीडर जो है वो टीम मेंबर के साथ अपना एक कनेक्शन बना के रखे ताकि जो मेंबर है वो लीडर की रिस्पेक्ट हमेशा करता रहे और उन दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनी रहे। तो इस तरीके से हमें एम्पैथी दिखानी चाहिए, हमेशा क्रोध में नहीं रहना चाहिए, रिएक्शन नहीं करना चाहिए। गलती इंसानों से ही होती है और गलती उन्हीं से होती है जो कुछ नया करने की चाह में आगे बढ़ते हैं। अगर कुछ करना ही नहीं चाहोगे, आप हमेशा बैठे रहोगे, तो आपसे कभी कोई गलती नहीं होगी, ये आप लिख के ले लेना। तो गलती होगी तो सहानुभूति जरूर मिलनी भी चाहिए। देन आपका आता है इंस्पिरेशन, मतलब प्रेरणा। आपको क्या काम के लिए मोटिवेशन मिलना जरूरी होता है। जो भी आप काम करो उसमें अगर आपको मोटिवेशन वर्ड मिल गया तो आप सारे ही काम को प्रेरणा के साथ करोगे और हर काम अपने दिल से करोगे। तो मोटिवेशन मिलना जरूरी होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका सोशल स्किल, सामाजिक कौशल। तो इसमें क्या होता है कि आप समाज के बीच में जाओ और उनके साथ अपनी भावनाओं को शेयर करो, उनकी भावनाओं को समझो और व्यक्त करना स्टार्ट करो। इससे क्या होगा, वो आपकी भावनाओं को समझेंगे और समझ के आपके साथ एक रिलेशन बनाएंगे और एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे जिससे आप दोनों एक अच्छे तरीके से वर्क कर पाओगे। तो सामाजिक स्किल ये होता है, लाइक कभी आपने देखा होगा स्वच्छ भारत अभियान के बारे में आते हैं, कुछ एक ग्रुप बना के स्टार्ट करते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो उन पूरे ग्रुप का एक ही गोल है कि सामने सभी को इस स्किल के बारे में नॉलेज अवेयर करना है। तो इसके ऊपर वो काम करते हैं। इसी तरीके से आप भी कोई भी ले सकते हो, उनके काम के बारे में जान सकते हो। मैंने इसके अंदर सब कुछ मेंशन कर दिया है, जो चीज मैं बता रहा हूँ वही आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा, तो एक बार आप रीड आउट कर लोगे। देन 6 पॉइंट आता है रिकॉग्नाइज एफर्ट, मतलब प्रयासों को पहचानना। सामने वाले ने आपके लिए कितने अच्छे तरीके से काम किया है, पूरी रात जग के आपके लिए प्रोजेक्ट को तैयार किया, आपका जो वर्क है उसको तैयार किया। अब ये वीडियो इस टाइम पे बन रही है, मैं तैयार कर रहा हूँ, एडिटिंग टीम इसको तैयार करके आप तक पहुंचाएगी। हमने अपना वर्क किया है तो सामने वाला जो बंदा है उनको मोटिवेट जरूर करे। तो हमारा जो मोटिवेशन का रीजन बनता है वो आप सभी के प्यारे प्यारे कमेंट, लाइक और इसको शेयर कर दो वीडियो को। आप सब मोटिवेशन जरूर देना नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, तो दिल से खुशी होगी। तो मोटिवेशन मिलना जरूरी होता है किसी भी काम को करने के लिए। देन कंक्लूजन की बात करें लास्ट में, तो यहाँ पे क्या आ जाता है कि जब भी आप कोई काम कर रहे हो तो लोगों को यह समझना चाहिए किसी भी कार्य में भावनात्मक बुद्धिमत्ता को विकसित करने के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा मिले और इन रणनीतियों को अपने
अपने दैनिक जीवन में शामिल करके आप अपनी भावनात्मक बुद्धिमत्ता को विकसित करने और बढ़ाने की दिशा में सक्रिय रूप से काम कर सकते। जो पॉइंट अभी पढ़ा आपने, अगर उन सभी चीजों को अगर आपने इम्प्लीमेंट कर लिया तो आपकी भावनात्मक बुद्धिमत्ता मतलब आपका इमोशनल इंटेलिजेंस अपने आप से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। और किसी भी फील्ड में आप अगर जाते हो, उस फील्ड के अंदर अपना काम जो है वो अच्छे तरीके से आप करोगे और डेवलप कर पाओगे, अपने आप को आप एक ग्रोथफुल रूप में वर्क कर पाओगे। तो यहीं पे हमारा ये जो क्वेश्चन होता है यहाँ पे खत्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमरेट द वेरियस सेल्फ रेगुलेशन स्ट्रेटजी टू मैनेज द एंजाइटी एंड डिप्रेशन। चिंता और अवसाद को प्रबंधित करने के लिए विभिन्न स्वनियमन रणनीतियों पर गणना करें। अब आपको चिंता हो या अवसाद हो, इन दोनों की कैसे कम किया जा सकता है, इसके ऊपर हम पूरा A to Z बात करनी है। तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन परिचय की, फिर हम एक एक करके चेक करते हैं। अब एंजाइटी आप जानते हो कि ये एक साइकोलॉजिकल हमारा स्टेट होता है जिसमें हमारा जो शारीरिक स्थिति होती है वो भावना और व्यवहार दोनों को विशेषता वाले घटकों से जोड़ी हुई रहती है। इसमें हम क्या करते हैं, हमारे स्टेट के अंदर हमें बेचैनी सी होने लगती है, डर सा लगने लगता है या कोई क्लेश होता है तो हम एंजाइटी में चले जाते हैं, हम उसके बारे में सोचने लगते हैं और जिससे स्ट्रेस हमें होना स्टार्ट हो जाता है। ये कंडीशन हमारी एंजाइटी की होती है। सेकंड कंडीशन होती है अवसाद, जिसे हम कहते हैं डिप्रेशन। डिप्रेशन के केस कब क्रिएट होता है, एक ऐसी कंडीशन जिसके बारे में हम सोच रहे हैं, उसमें चेंजेस चाहते हैं बट वो चेंजेस पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम उसके बारे में सोचे जा रहे हैं, वो पॉसिबिलिटी भी नहीं है बट हम उसके बारे में सोच रहे हैं। तो इससे क्या हो जाता है कि हमारा माइंड जो होता है उसको लंबे समय तक सोचता रहता है और वो हम डिप्रेशन में जाने का रीजन बन जाता है। तो ऐसी कंडीशन जो है जिसमें चेंजेस नहीं हो सकती है वो ही डिप्रेशन का कारण हमारे लिए बनती है। अब क्या होता है कि यहाँ पे जो एंजाइटी है और डिप्रेशन है उसे हम सेल्फ रेगुलेशन स्ट्रेटजी किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। अगर हम उचित खान पान ले तो उससे हमारी जो जीवन शैली जो होती है वो अच्छे तरीके से वर्क करती है और एंजाइटी एंड जो डिप्रेशन है इससे हम बचे रहते हैं। परिवार और दोस्तों के साथ ज़्यादा समय बिताना, क्योंकि उन्हीं से हम जब बात करते हैं तो हमें अपनापन जैसा लगता है और दिल खुश रहता है। किसी खास दोस्त से मन की बातें कहना, जब मिल जाते हैं दोस्त खास तो उनसे तो बातें दिल वाली होती है। दिनचर्या में व्यायाम, योग और ध्यान को जगह देना और चिंतन से बचना। ये 5 चीजों का यूज कर लो आप तो चिंता और अवसाद अपने आप से खत्म होना स्टार्ट हो जाएंगे। सबसे पहले आइए हम कुछ पॉइंट यहाँ पे लिखा है हमने उसको जानते हैं। जैसे मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस अगर बात करें तो हमें क्या करना चाहिए, मेडिटेशन मॉर्निंग में करना चाहिए। सबसे पहली मेडिटेशन ही हमारी होती है क्रिया, ध्यान और साधना। अगर हम इससे करने लग जाते हैं तो इससे हमारा क्या होता है, माइंड जो होता है बिल्कुल एंजाइटी एंड डिप्रेशन से तो बहुत ज्यादा ही दूर चला जाता है। ये तो हमारे आसपास भी नहीं भटक सकते हैं। तो डेली हमें प्रैक्टिस करना चाहिए और योगा से हमें कनेक्टेड रहना चाहिए। हेल्थी हैबिट्स की बात करें, स्वास्थ्यपूर्ण आदत की बात की जाए तो इसमें हमारा व्यायाम तो आता ही है और स्वस्थ आहार आता है। आहार में हमारे लिए कौन सा खाना आता है जो हमारे लिए प्रोटीन युक्त होता है और हर चीज को मेंटेन करके रखता है। तो हमें अच्छा भोजन भी खाना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट करके चलना चाहिए कि जिससे हमारा कोई भी गोल जो अचीव करना चाहते हो वो अचीव हो जाए और कोई भी काम जो आपने प्रोजेक्ट लिया है वो शेड्यूलिंग टाइम पे पूरा हो जाए। तो आप जो होगा एंजाइटी एंड डिप्रेशन से बाहर निकल जाओगे। और संगतकार पॉजिटिव थिंकिंग वाले भी रखोगे तो उससे आपका क्या होगा, सारे के सारे काम भी अच्छे तरीके से होंगे और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी जो होगा वो बिल्डअप होता रहेगा। 5th है आपका सामाजिक समर्थन, सोशल सपोर्ट भी होना चाहिए। कोई भी काम अगर आप कर रहे हो तो उसमें अगर आपको सोशल सपोर्ट मिल जाए तो वो काम और तेजी से होना स्टार्ट हो जाता है और बहुत अच्छे तरीके से आप उसको वर्क को करना स्टार्ट कर देते हो। 6 पॉइंट है कि आपको इम्पोर्टेंस ऑफ स्लीप, नींद का महत्व पता होना चाहिए, क्योंकि नियमित अगर नींद अगर लेते हो ना तो शरीर के हर बॉडी पार्ट जो होती है वो अच्छे तरीके से वर्क करती है। हमें नियमित आराम भी जो है वो मिल जाता है। नींद पूरी होने की वजह से हमारा मन जो होता है पूरा स्वस्थ होता है और मानसिक जो मेंटल हेल्थ है वो भी अच्छे तरीके से इम्प्रूव होता रहता है और एक नए रास्ते पे हमारा माइंड जो होता है एक नए ग्रोथ को अचीव करने के लिए काम करना स्टार्ट भी कर देता है। तो यहाँ पे हम 7th पॉइंट देखते हैं, आर्ट एंड एंटरटेनमेंट, मतलब कला और मनोरंजन की बात करते हैं। अब हमें कोई भी कल्चरल एक्टिविटी हो गया तो इससे हमें बहुत अच्छा लगता है, जिसमें हमें इंटरेस्ट है वो काम करे तो हम स्ट्रेस से बाहर चले जाते हैं। लाइक किसी को डांस करना, किसी को सिंगिंग करना, किसी को लिखना, ये सभी चीजें पसंद होती है तो वो करते हैं तो स्ट्रेस इन सब चीजों से अपने आप से बाहर रहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल्फ रिफ्लेक्शन, आत्म प्रतिपादन। तो इसमें क्या होता है, प्रतिदिन का आत्म मौन होना चाहिए। मतलब हमें कुछ ऐसी बातें होनी चाहिए जिसमें हमें कुछ देर भावनाओं के बारे में सोचना चाहिए, विचार विमर्श करना चाहिए और उसके बाद ही हमें कोई डिसीजन लेना चाहिए। डेली रूटीन के अंदर हमें कुछ लाइफ के अंदर कुछ ऐसा टाइम भी होना चाहिए जिसमें हम शांत बैठ के अपने आप के बारे में सोच सके। 9th पॉइंट है आपका माइंडफुल यूज ऑफ सोशल मीडिया। मतलब सोशल मीडिया का संवेदनशील उपयोग। सोशल मीडिया आज बहुत ज्यादा एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन का कारण बन चुकी है बच्चा। तो आप सभी को क्या करना है, अपने मेंटल हेल्थ को बनाए रखने के लिए सोशल मीडिया के ऐसी चीज़ों से दूर रहना है जो एंग्जाइटी क्रिएट करती है। इन द लास्ट में कंक्लूजन कह सकते हैं हम कि जो सेल्फ रेगुलेशन स्ट्रेटजी है वो एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन को मैनेज भी कर सकती है, तो उसके साथ साथ इनको इंक्रीज करने का एक रीज़न भी बन सकती है। तो हमें वो सभी कामों को दूर से ही करना चाहिए या हमें दूर ही कर देना चाहिए जिससे हमें एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन होता है, क्योंकि ये हमारे हेल्थ के लिए और हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा खराब होता है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, एंग्जाइटी और डिप्रेशन से दूर रहना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमें योगा करके इसे मैनेज करना चाहिए। तो यहीं पे हमारा ये क्वेश्चन हो जाता है फिनिश्ड। इजी था तो इसलिए मैंने आपको क्या किया है, प्यार से जो सारे पॉइंट थे उनको आपको समझा दिया। एक बार इस नोट्स को पढ़ोगे आपको अच्छे तरीके से सब कुछ समझ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द एस्पेक्ट्स ऑफ द इफेक्टिव कम्युनिकेशन दैट आर एसेंशियल टू द न्यूट्रिंग अ रिलेशनशिप। मतलब प्रभावी संचार के उन पहलुओं का वर्णन करना है आपको जो संबंध को पोषित करने के लिए आवश्यक होते हैं। मतलब किसी रिलेशनशिप को आपको बनाना है तो वहाँ आपका कम्युनिकेशन किस तरीके से वर्क करता है उसके बारे में पूरा आपको बताना है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कि कम्युनिकेशन होता क्या है, परिचय, आफ्टर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। अब कम्युनिकेशन मतलब ये होता है दो जनों के बीच में कम्युनिकेट करना, आपके डेटा का और इन्फॉर्मेशन का ट्रांसफर करना। और जब ट्रांसफर हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, तो उसमें आपका इन्फॉर्मेशन ओपिनियन भी हो सकता है, आपकी बातें भी हो सकती है, सब कुछ हो सकता है। लेकिन उसका पर्पस बस इतना सा होना चाहिए कि जो भी बातें उन दोनों के बीच में हो रही है वो क्लियर होना चाहिए और उसका पर्पस ये होना चाहिए कि सामने दोनों को वो बातें समझ आ रही है। ऐसा नहीं कि एक बंदा बोल रहा है दूसरे को उसकी बातें समझ ही नहीं आ रही है और फिर बाद में वो बोले भैया क्लियर बोल क्लियर। ऐसा नहीं होना चाहिए, सामने वाले को हर चीज समझ आना चाहिए, तभी वो कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा, अदरवाइज वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं कहलाएगा। अब कम्युनिकेशन इफेक्टिव कब होता है, जब या तो क्लियर बोला जाए, करेक्ट बोला जाए, सेंटेंस आपका कंप्लीट हो, कंसाइज हो एंड आपका कंपनसेट हो। अब कम्युनिकेशन इफेक्टिव कब होगा, जब या तो क्लियर बोला जाए, करेक्ट बोला जाए, कंप्लीट बोला जाए, कंसाइज बोला है और कंपनसेट बोला जाए। मतलब इस तरीके से अगर बोला जाए तो वो आपका कम्युनिकेशन आपका इफेक्टिव कहलाएगा। आइए इफेक्टिव कम्युनिकेशन की और भी बातें पढ़ते हैं, लेकिन ये रिलेशनशिप बिल्डअप किस तरीके से करता है आइए ये भी जानते हैं। अब जानते हो कि अगर आपने कम्युनिकेशन किया तो उसमें रिलेशनशिप बिल्ड कैसे होगा। आप बहुत अच्छे तरीके से बातें कर रहे हो, सपोज मानो कि आप फर्स्ट डे किसी कॉलेज में या कहीं आपने एंट्री की है और आपने एक बंदे को पकड़ा और उससे आपने बातें की, तो उसने जो भी बातें बोली उससे सबसे पहले आपने लिसन किया, सुना, अच्छे तरीके से समझा, थिंकिंग की और थिंकिंग करने के बाद इतने प्यार से आपने बहुत अच्छे तरीके से उसका जवाब दिया, तो सामने वाला बंदा ये बोलेगा कि इसका पर्सपेक्टिव बहुत अच्छा है, सोचने की क्षमता और हर चीज अच्छा है, ये इमोशनली मेरे से अटैच हो सकता है, तो वो आपसे रिलेशन बनाने की कोशिश करेगा और रिलेशन बनेगा तो वो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनेगा, आप दोनों की वाइब मिल जाएगी, तो वो दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट भी करेंगे और एक फ्रेंडशिप वाली बॉन्डिंग बन के तैयार हो जाएगी। तो ये रिलेशनशिप बनाने में आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत अच्छा वर्क करता है। अब यहाँ पे आपके जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के पार्ट है वो क्या है, जैसे ओरल कम्युनिकेशन हो गया, कम्युनिकेशन ओरल होता है, रिटर्न होता है, नॉन वर्बल होता है, विजुअल कम्युनिकेशन होता है, प्लेइंग अटेंशन होता है, डिजिटल कम्युनिकेशन होता है और पब्लिक स्पीकिंग होती है। इस तरीके के आपके कम्युनिकेशन के पार्ट्स होते हैं। लेकिन अब कम्युनिकेशन के पार्ट्स तो हैं, ये तो पार्ट्स है कि कैसे कैसे टाइप के कम्युनिकेशन होता है, लेकिन आपको कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाना है। उसके लिए कौन से रूल्स है, तो 7 C's प्रिंसिपल दिए गए हैं। ये आपने पहले भी ऊपर भी पढ़ा है, लेकिन मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ किस तरीके से कि ये 7 C's प्रिंसिपल जो होता है वो कि आपके कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाता है और सामने वाले की फीलिंग्स और इमोशंस को समझने के लिए आपके अंदर एक एबिलिटी बिल्डअप कर देता है ताकि आप उसको समझ सको। तो प्रभावी संचार के जो नियम हैं उनके अंदर आपका सबसे पहला नियम आता है क्लियर। अब क्लियर मतलब सी, 7 C's है, ठीक है, 7 बार सी आएंगे, तो उसमें सबसे पहला सी का मतलब है क्लियर। अब क्लियर मतलब क्या है, कम्युनिकेशन ऐसी होनी चाहिए जहां जो भी बातें बोली जा रही है वो दोनों के लिए अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। विचार जो है, भावनाएं जो है, वो व्यक्ति को एक दूसरे की बातें समझ में आनी चाहिए और जब बातें समझ आ रही होगी तो वो क्लियर अपने आप से हो जाएगी।
क्लियरिटी लीव्स नो रूम फॉर एनी कंफ्यूजन और मिस इंटरप्रिटेशन इन योर मैसेज। मतलब जो क्लियर अगर बोला जाए, स्पष्ट बोला जाए, तो वो स्पष्टता जो है वो आपके संदेश में किसी भी भ्रम या गलत व्याख्या के लिए कोई जगह नहीं छोड़ती है। मतलब आपने अगर सेंटेंस को क्लियर नहीं बोला ना, तो वहां से अपना सेंटेंस का मीनिंग कुछ और भी निकाल लिया जाता है। और आज तो भैया डबल मीनिंग वाली जिंदगी चल रही है, कुछ भी अधूरा बोला वहां कुछ और ही बन जाता है। जैसे अस्पष्ट संचार की बात करें तो जैसे एक टीम लीडर है, उसने बोला अरे टीम, कल की बैठक के बारे में ना हमें त्वरित असमक करना है, मतलब हमें बातें करनी है इस तरीके से, ऐसे टीम को संबोधित करे। तो ऐसा बोला गया, हे टीम का जस्ट अ क्विक रिमाइंडर अबाउट द यस्टरडे मीटिंग, आपको रिमाइंडर करवा रहा हूं मैं कल की मीटिंग के बारे में। लेकिन अगर वो क्लियर बोलेगा, स्पष्ट बोलेगा, तो कैसे बोलेगा, टीम को नमस्ते, मैं आपको कल 20 मई सुबह 10 बजे सम्मेलन कक्ष बी में होने वाले त्रैमासिक बिक्री बैठक के बारे में याद दिलाना चाहता हूं। तो इस तरीके से देखो कितना प्यारा बोला गया है, सामने से दिल खुश करके सभी बोलेंगे हाँ हाँ सर जरूर आएंगे, हेलो टू द टीम। तो ये क्लियर कम्युनिकेशन कहलाया। अब तो बात वही हो गई ना कि सामने तोतला से टाके बोल रहे तिलियर बोल तिलियर, और सामने से खुद को उसे समझ ना आ रहा हूं मैं बोल क्या रहा हूं, है ना। तो फिर हेरा फेरी तो यहाँ पे बात चली जाती है। तो क्लियर की बात आई। देन सेकेंड आपका आ जाता है संक्षिप्त, कंसाइज। अब जो भी बातें बोलो ऐसा घुमा फिरा के मत बोलो कि सामने वाले को समझ ही ना आए। बोलो तो संक्षिप्त में बोलो, डायरेक्ट बोलो कि सामने वाले को सीधा अंडरस्टूड हो जाए। बीइंग द कंसाइज मीनिंग ऑफ कन्वेइंग योर मैसेज एंड क्लियर एंड डायरेक्ट मैनर विदाउट यूजिंग अननेसेसरी वर्ड एंड इन्फॉर्मेशन। मतलब कोई भी ऐसा वर्ड यूज मत करो जो संदेश को आपको खराब कर दे, सीधा बोलो जो भी बोलना है। जैसे उदाहरण के लिए आज संक्षिप्त संचार की बात करें तो उसमें कहा गया, अरे नेहा, मैं आपसे आगामी परियोजना की समय सीमा के बारे में बात करना चाहता हूँ। जैसे ये बोल दिया। अगर संक्षिप्त में बोलूंगा तो मैं बोलूंगा, नेहा आइए परियोजना के समय सीमा पर चर्चा करते हैं। ये बोल दिया मैंने। देखा जाए तो संक्षिप्त में मैंने बस जो भी हमें वर्ड बोलना था मैंने हटाया, और सिंपल सी जो वर्ड थे वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, नेहा लेट्स डिस्कस द प्रोजेक्ट डेडलाइन। और यहाँ पे मैंने देखो कितना बड़ा लाइन लिखा है। तो ये आपका क्या कहलाया, ये संक्षिप्त नहीं है, ये संक्षिप्त है। और इसको सुनने में उन्हें अच्छा भी लगेगा। इसको सुनने में हे नेहा बोलोगे तो वो बेकार सा भी लगेगा, मतलब रिस्पेक्टफुल नहीं लगेगा। और कम्युनिकेशन रिस्पेक्टफुल हो तभी वो आपके लिए बेस्ट होती है। करेक्ट मतलब सेंटेंस को करेक्ट बोलो, ऐसा नहीं गलत सलत बोले जा रहे हो, कुछ भी मन कर रहा है जो भी बोले जा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका बीइंग भी एक्यूरेट होनी चाहिए और रिलायबल होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन। एग्जांपल एक दिया हुआ है कि जैसे मैंने क्या कहा कि इमेजिन अ कोवर्कर इज अ प्रेजेंटिंग अ सेल्स रिपोर्ट, मतलब रिपोर्ट दे रहा है और रिपोर्ट दिया मीटिंग के अंदर, और उसने रिपोर्ट में बोल दिया कि इस बार जो हमारी जो सेल हुई है वो 10% जो है वो प्रॉफिट में चल रही है, ये बोल दिया, ग्रोथ है सेल में। और लेकिन जब डेटा को निकाला गया बाद में तो पता चला कि हमारा 5% ही ग्रोथ हुआ है, 10% नहीं हुआ। तो इससे हमारा क्या होगा, मिसलीडिंग हो जाएगी और हमारा जो वर्क होगा उसमें हम देखेंगे कि हमारा तो 10% जा रहा है, हम और खुश हो जाएंगे, लेकिन हमारी बिक्री 5% की हो। तो वो डेटा जो है वो करेक्ट नहीं हुआ। इसकी वजह से इन्फॉर्मेशन करेक्ट ना होने की वजह से जो कम्युनिकेशन है वो बेस्ट नहीं हो पाएगी, वर्क इफेक्टिव नहीं हो पाएगी। तो इफेक्टिव होने के लिए हमें ये होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन का एक पार्ट है आपका कंप्लीट होना चाहिए, संपूर्ण। जो भी सेंटेंस बोलो वो पूरा बोलो, आधा अधूरा मत बोलो। बीइंग अ कंप्लीट मीनिंग ऑफ प्रोवाइडिंग द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन and ensure that your message is comprehensive and complete। जो भी बातें बोली जाए वो संपूर्ण बोली जाए और आवश्यक जानकारी जो है वो सभी चीज सुनिश्चित किया जाए कि वो बातें उन तक पहुंच गई, संपूर्ण है। अधूरा जैसे बोला, हमें बिक्री में सुधार करने की आवश्यकता है, इनकम्प्लीट सेंटेंस। कंप्लीट बोलो, जैसे संपूर्ण संचार बोला जाए तो बिक्री में सुधार के लिए हमें अगली तिमाही के लिए अपने ऑनलाइन विज्ञापन बजट को 20% तक बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। मैंने ये बोला तो ये सेंटेंस कितना अच्छा लग रहा है, तो ये कंप्लीट कहलाया। और यहाँ पे हमें इंप्रूव सेल का, अब भैया इंप्रूव करेंगे कैसे वो भी बताओ उनको, ऐसे थोड़ा ना बता दोगे सिर्फ सिंपल। नेक्स्ट आता है यहाँ पे फिफ्थ आपका कोहेरेंट एंड विचार। तो इसमें सिंपल सी बात आती है, कोहेरेंट मतलब कि कम्युनिकेशन जो होना चाहिए वो माइंड के साथ होना चाहिए, फीलिंग्स के साथ होना चाहिए, एम्पैथी के साथ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बातों को कर रहे हो भैया एटीट्यूड के अंदर, कि सामने वाले को तो देखे बिना अपने एटीट्यूड ही दिखाए जा रहे हो, तो सामने वाला आपकी बातों से इफेक्टिव नहीं होगा, वो आपकी बातों से दूर भागना चाहेगा। इस तरीके से होगा। आप विवेकपूर्ण संचार में बोला जाए तो जैसे मैंने बोला, मैं चाहता हूँ कि आप इस रिपोर्ट के दिन के अंत में पूरा कर लें, जो कि आज के लिए बहुत आवश्यक है, मेरे पास इंतजार करने का समय नहीं है। मतलब ये एटीट्यूड वाली बात आ गई।
अब विचारशील संचार बोला जाए तो नमस्कार, मुझे आशा है कि आप अच्छा कर रहे हैं। यदि संभव हो तो क्या आप कृपया दिन के अंत तक रिपोर्ट पूरी कर सकते हैं क्या? अब बहुत अच्छा लगेगा और वो चाहेंगे कि मुझे इतने रिस्पेक्टफुल बोला गया है तो मैं इस काम को पूरा करके दे दूं। देन आपका नेक्स्ट आ जाता है 6 आपका कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट मतलब क्या आ जाता है आपका, किसी भी बातों को बोलो तो आपकी सॉलिड बोलनी चाहिए। सामने वाले को इस तरीके से बोलो ना, उसके माइंड पे लगना चाहिए कि हाँ भैया इसने जो बात बोली है ना 100 रुपए की बात बोली है। बात यहाँ पे कॉन्क्रीट कम्युनिकेशन में जब आ जाता है तो अवॉइड करो ऐसी बातों को जो की बात उनके लिए बेस्ट ना हो, जो उनके लिए इफेक्टिव ना हो, उन बातों को उन तक ना पहुंचाओ। वही बात उन तक पहुंचनी चाहिए जो उनके लिए इफेक्टिव है। वेग स्टेटमेंट की बात करें, आवर कस्टमर सेटिस्फैक्शन लेवल आर नॉट वेयर वी वांट देम टू बी, वी शुड वर्क ऑन इम्प्रूविंग देम। सॉलिड कम्युनिकेशन की बात करें, आवर कस्टमर सेटिस्फैक्शन सर्वे रिजल्ट फॉर द लास्ट क्वार्टर इंडिकेट्स एन ओवरऑल सेटिस्फैक्शन स्कोर ऑफ 6.2 आउट ऑफ 10। मतलब एक डेटा मैंने दे दिया तो इससे पता चला हमारे ठोस संसार की भैया पहले हमारा 10 रेटिंग में से 6.2 मिली थी, इस बार हमें इस तरीके से काम करना है कि ये और इंक्रीज हो ना कि डिक्रीज हो जाए। इसमें हम वेग स्टेटमेंट के अंदर बात करें तो इसमें हमने वैल्यू नहीं दी, बस बताया कि इंप्रूव करना चाहिए, तो ये हमारे लिए बेस्ट नहीं माना गया। फिर हमने लास्ट किया क्या, आपका कोर्टियस मतलब आपका विनम्र। अब आपको इम्पैथी के साथ बात करना है, कोर्टियस के साथ बात करना है, आपको सामने वाले को विनम्रता से ऐसी बात करनी है कितना भी वो आपको गुस्सा दिला ले, आपका बिहेवियर चेंज नहीं होना चाहिए। आप जो बातें कर रहे हो, जैसे कॉल सेंटर में जब कॉलिंग वाली जो मैडम होती है वो जब बात कर रही होती है ना तो इतने अच्छे प्यार से बात कर रही होती है ना कि आप बोलोगे कि अरे भैया बस इतने प्यार से मत बात करो। चलिए आगे चलते हैं। इसमें आपका कम्युनिकेशन में रूड कम्युनिकेशन आ जाता है, एक पोलाइट आ जाता है। रूड में आप उससे लड़ाई कर जाओ और गाली वाली दे दो, और पोलाइट कम्युनिकेशन में वो कितना भी कुछ ऐसा भी बोले वो आप अपनी तरह से जो टॉक करोगे बहुत ही पोलाइट होना चाहिए, प्रेजेंटिव वे में होना चाहिए। तो इस तरीके से विनम्रता पूर्वक आपका वर्क होना चाहिए। तो यहाँ पे आपने सातों के सातों सीज पढ़ लिए और आपको पता चल गया होगा। इन द लास्ट में कंक्लूजन कह सकते हो कि संचार के अंदर ये जो 7 सीज रूल है, अगर उसे आप अप्लाई करते हो तो इससे आपका कम्युनिकेशन स्किल जो है वो इंप्रूव होता है और कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो जाता है, जिससे आप किसी भी चीज को अपने कम्युनिकेशन को इफेक्टिव वे में कम्युनिकेट कर सकते हो और किसी भी सिचुएशन को आप हैंडल कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। अपनी बातों से ही दूसरों को प्रभावित भी कर सकते हो, जिससे लोग जो है आपसे जुड़ना चाहेंगे और एक बेस्ट रिलेशनशिप आप दोनों के बीच में बन पाएगा। एक पर्सनल और एक प्रोफेशनल लाइफ कम्युनिकेशन के थ्रू ही अलग कर सकते हो और रिलेशनशिप बिल्डअप कर सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन जो है खत्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डिस्कस द रोल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस इन कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। मतलब संघर्ष प्रबंधन में भावनात्मक बुद्धिमत्ता की क्या भूमिका है, उस पर चर्चा करना है। तो आपको पता है कि अगर कॉन्फ्लिक्ट हुआ है तो उसको आप इमोशनली हो कहीं क्या कर सकते हो, कम कर सकते हो। इसके बारे में पूरा A to Z हम स्टार्टिंग से लेकर अंत तक पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन के अंदर बात की जाए तो संघर्ष एक ऐसी चीज होती है जो या तो पर्सनल हो या बिजनेस रिलेशनशिप हो, दोनों के अंदर उत्पन्न हो ही जाती है। अगर इसे हम हैंडल ना करें तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है। इससे हम कोई वैल्यूबल जो रिलेशनशिप होती है ना हमारी, वो भी कनेक्शन जो होते हैं वो लॉस हो जाती है। और इसकी वजह से अगर संघर्ष हो रहा है तो हमारे माइंड में स्ट्रेस भी जो है बहुत ज्यादा उत्पन्न हो जाता है, मानसिक कल्याण पे भी असर पड़ता है। तो संघर्ष हमारे लिए बहुत ज्यादा ही क्या है, हार्मफुल है, ना कि हेल्पफुल है। तो अब हम जानते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है। अब आप इमोशनली इंटेलिजेंट की मीनिंग जानते हो, क्योंकि आपने पूरे बुक के अंदर सिर्फ एक ही चीज पढ़ा है कि व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस। सामने वाले के इमोशंस को आपको अपने अकॉर्डिंग समझना है, क्या कहना चाह रहा है, किस तरीके से उसका एक्सप्रेशन है, उसके लिए उसकी जैसे एनवायरनमेंट को क्रिएट कर देना है ताकि उसको बहुत अच्छा लगे और वो आपके साथ एक रिलेशनशिप बना सके। इसी को इमोशनल इंटेलिजेंस के नाम से जाना जाता है। अब ये इमोशनल इंटेलिजेंस के नाम से कुछ गया तो यहाँ पे कुछ संघर्ष प्रबंधन के लिए हम इमोशनल इंटेलिजेंस में वर्क करते हैं। कैसे आप कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज कर सकते हो, उसके लिए कुछ पॉइंट है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता की भूमिका क्या क्या है। सबसे पहले आप भावुक होके सोशल स्किल से, मतलब जो सामने वाले की भावना है उनको समझ के भी कर सकते हो। सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूक होके भी कर सकते हो। सेल्फ रेगुलेशन, अपने अंदर रेगुलेशन भी करके कर सकते हो और मोटिवेट करके भी कर सकते हो। इन 5 पॉइंटों का यूज करके आप क्या कर सकते हो, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज कर सकते हो। कॉन्फ्लिक्ट मतलब लड़ाई को आप शांत कर सकते हो। आइए हम देखते हैं सबसे पहला पॉइंट क्या है, सहानुभूति। अब
जानते हो आपकी अगर कोई इमोशनल इंटेलिजेंट है तो वो क्या चाहेगा, वो उसका पर्सपेक्टिव यही रहेगा, सोच यही रहेगी, वो चाहेगा कि जो भी लोग हैं उनका पक्ष दोनों का देखो, और जिसके पक्ष में ये जा रहा है कि लड़ाई यहाँ से स्टार्ट हुई है और इनका रीजन ये बना है, उस चीज को यहाँ से ओवरकम करना स्टार्ट कर दो। तो भावनात्मक बुद्धिमत्ता में व्यक्ति को मुद्दे को विभिन्न दृष्टिकोणों से देखने की अनुमति होती है और वो सहानुभूति के लिए जगह बनाती है। फिर दूसरे पक्ष में जो भी दृष्टिकोण आपको समझ आता है उस पक्ष का महत्वपूर्ण समझौता किया जाता है और संघर्षों को हल कर दिया जाता है ताकि लड़ाई कम हो जाए और उसको प्रमोट होने से पहले ही खत्म कर दो। सहानुभूति मतलब ये हुआ। अब सेल्फ अवेयरनेस मतलब क्या होता है? आत्म जागरूकता। इसका मतलब होता है जो अपने अंदर के जो कॉन्फ्लिक्ट है ना उसको ही आपको खत्म करना है, उसे उत्पन्न होने से पहले ही खत्म कर दो ताकि वो आपके लिए कोई रिएक्शन कर ही ना पाए। और जो भी प्रॉब्लम हो रही है उसे इमोशन से आप क्या कर लो, उसे कंट्रोल कर लो और उसका रिएक्शन बाहर दिखने ही मत दो। इमोशनल इंटेलिजेंस जो होता है वो सेल्फ अवेयरनेस में आपको हेल्प करता है आपका रिकॉग्नाइज देयर इमोशन एंड थॉट प्रोसेस में, मतलब उसके इमोशंस को आपको रिकॉग्नाइज करने में। भावनाओं की प्रक्रिया जो होती है व्यक्ति को उनकी भावनाओं और विचार की प्रक्रिया को पहचानने में मदद करती है। मतलब सामने वाले के जो अपना तो इमोशंस आपने देख ही लिए, आत्म जागरूक होके वो सामने वाले के भी इमोशंस को देखो, कंट्रोल करो, और कोई ऐसा इमोशन जो आपको इन्वायरमेंट से इको फ्रेंडली नहीं लग रहा है तो उस टाइम पे वो आपको नहीं दिखाना चाहिए, अपने कुछ इमोशंस को दबा के भी रखना चाहिए। तो आत्म जागरूकता हमें ये भी सिखा देता है। थर्ड पॉइंट आता है आपका कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब सहयोगात्मक समस्या समाधान। अब आपको क्या करना है, कोई भी समस्या है उसका समाधान बना ही है, ऐसा तो है नहीं कि उसका समाधान नहीं बना होगा, उसके सहयोग से हम उसको समाधान को खत्म भी कर सकते हैं। संघर्ष को सफलतापूर्वक सुलझाने में सहयोग आवश्यक है। कोई भी संघर्ष को अगर आपको खत्म करना है ना तो उसमें किसी ना किसी का सहयोग जरूरी बनता ही बनता है, क्योंकि वहां पे एक से भले दो हो जाते हैं और दो से भले तीन हो जाते हैं। तो यहाँ पे यही चीज है कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता के साथ व्यक्तिगत जो होती है व्यक्ति संबंध बना सकते हैं और सामान्य आधार ढूंढ सकते हैं, जिससे ऐसे समाधान विकसित करना आसान हो जाता है जो इसमें शामिल सभी पक्षों को संतुष्ट करते हैं। तो इससे क्या हो जाता है कि एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे इसमें जो भावनाएं मिलती है तो उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा इजीली तरीके से शांत हो पाती है। तो फोर्थ पॉइंट क्या आपका, एडेप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, अनुकूलनशीलता एंड लचीलापन। इसका मतलब है कि किसी भी काम के अंदर अगर आप लचीलापन दे देते हो, अनुकूलनशीलता दे देते हो, एडेप्टेबिलिटी, तो इससे क्या होता है कि सामने जो भी आपका रीजन बना है उस कॉन्फ्लिक्ट का, उस रीजन को हम फाइंड आउट कर पाते हैं और उसको खत्म भी कर पाते हैं, जिससे सहयोगात्मक रूप से अगर वो चीज खत्म हो जाती है तो आपका कॉन्फ्लिक्ट अपने आप से मैनेज हो जाता है। तो इसी के साथ आप कंक्लूजन कह सकते हो निष्कर्ष में कि कॉन्फ्लिक्ट जो है, संघर्ष जो है इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर, वो फंडामेंटल है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का। तो हम इमोशनल अगर हो जाए किसी भी काम को करने के लिए तो भावनाओं से हम किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं अपने विचारों से, पर्सपेक्टिव से। और कम्युनिकेशन स्किल अगर हमारा बेटर रहता है, लचीलापन रहता है, तो उससे हम किसी भी बड़े से बड़े संघर्ष को भी खत्म कर सकते हैं। तो उससे हमारा जो रिलेशनशिप होता है वो सकारात्मक हो जाता है, प्रमोट कर पाते हैं हम अपने पॉजिटिव ग्रोथ को। तो यहीं पे हमारे सारे क्वेश्चन हो जाते हैं खत्म। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे ऑल कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि सभी क्वेश्चनों में एक कॉन्सेप्ट आपको कॉमन दिखा होगा जिसमें हम इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में बात कर रहे हैं। अब इतने इंटेलिजेंट तो आप हो गए होंगे कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन किसी के भी साथ कर सकते हो। तो ये वीडियो के नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस नोट्स का, उसे ले लेना ताकि आप अच्छे तरीके से पढ़ सको और आपके पास टाइम है और सारे क्वेश्चनों को ईजीएस्ट तरीके से कर लो। वीडियो में अच्छा लगा हो ना तो एक कमेंट प्यारा सा छोड़ देना जिससे मोटिवेशन बढ़े और नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेके आऊँ। जय हिंद, जय भारत।